Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of question paper solving series, and in this part we are going to cover up next question paper. Right guys, so इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज चेक आउट करेंगे। वहाँ पे हमने बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन और इसके अलावा बिजनेस गवर्नमेंट, ये सारे पेपर्स कवर किए हैं। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के पेपर को कवर अप करने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे क्या करना होता है पेपर में, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। इस सॉल्विंग के विद इन 1 मिनट में हम डिस्कस कर लेंगे क्या फ़ायदे हैं इसके, ताकि आपको एक एक वो मिल जाए मोटिवेशन कि क्यों आपको इसको कवर अप करना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, अगर आप देखो इसके बेनिफिट्स क्या है, तो पहला तो है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्विक रिवीजन हो जाएगा। एज ये टॉपिक्स किसी एग्जाम्स में आ रहे हैं, आप लोग के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ रहे हैं और आपका भी यूनिवर्सिटी एग्जाम है, तो हो सकता है आपके पेपर में भी यही सारे क्वेश्चन आ जाए। तो पहला तो ये फ़ायदा है कि रिविज़न बढ़िया हो जाएगा। दूसरा है कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे डायग्राम बना सकते हो, कैसे लिखना है, वो मैं बताती जाऊँगी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराते वक्त, तो वो आपको एक फ़ायदा देगा। इससे क्या होगा, जब एक तरीके से सीख के आ रहे हो, समझ में आ रहा है कैसे लिखना होता है, क्या प्रेजेंटेशन है, कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या क्या पढ़ना है, तो कॉन्फिडेंस तो भाई बूस्ट हो ही जाना है एग्जाम में जाने से पहले। तो चलो हम पेपर की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ये पेपर है। तो देखते हैं पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए और वन बाय वन हर एक सेक्शन के आंसर्स को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे, ताकि आप कहीं और जाके ढूंढो मत आंसर और समय ना बर्बाद करो। ठीक है, तो आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन सब इसी वीडियो। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है आपका पेपर। ठीक है, जिसे हमें कवर अप करना है। सो हम सेक्शन ए में देखेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको बोला गया है कि सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी, जिसमें 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। ठीक है, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आता है ना कि कितना लिखें, हम कितना लिख के आए। देखो 50 से 75 वर्ड्स इनफ है, 75 इनफ है, मतलब इसके अंदर आप लिख सकते हो 50 से 75 वर्ड्स में आंसर लिखो जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है उनका। तो ये मैंने क्लियरिटी दे दी। नेक्स्ट आता है सेक्शन ए में, आप जो 10 क्वेश्चन करने हैं उनके क्वेश्चन देखते हैं और वन बाय वन हम इनका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहला है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब आप खुद चेकआउट करो आपको कितना आता है यहाँ पे। इसको सॉल्व करने से पहले आपने जितनी प्रिपरेशन की उसके हिसाब से आप कितने सॉल्व कर पा रहे हो। जो नहीं कर पा रहे वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है आपका कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द एटीट्यूड एंड परसेप्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये। What is group cohesiveness? Discuss the type of motivation. Discuss the stages of group formation. Distinguish between group and team. What is halo effect? Discuss the organizational stress coping strategies. What is virtual team? And define management grid. ठीक है गाइस, तो ये है आपके क्वेश्चन 10। अब आपको कितने आते हैं, क्योंकि सब कंपलसरी तो सारे आने चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसमें हो सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रुप एंड टीम 4 नंबर में पूछ लिया जाए। तो कैसे आप लिखोगे, क्या एक कॉन्सेप्ट है, वो हम जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि ब्लैंक मत छोड़ के आओ कोई भी चीज़। तो चलो आंसर के साथ मूव ऑन करते हैं, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन के आंसर को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि था आपका कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है। भाई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पेपर है तो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे ये पूछे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, या फीचर्स पूछे, या आपसे उसके एलिमेंट्स पूछे, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स पूछे, किस फील्ड में है और स्कोप क्या है, वो सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वो पूछना ही है उसको। ठीक है, तो ये तो चीज़ें करके जाना एग्जाम में, कुछ ना पढ़ के जाना। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके फीचर्स, उसका स्कोप, ये पढ़ के चले जाना। 1-2 क्वेश्चन तो इससे आएंगे आपके। ठीक है, तो पहला है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिहेवियर मतलब क्या होता है, व्यवहार कैसा है आपका। ठीक है, कैसे आप बिहेव कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए मैं इतना डीप में बता रही हूँ, वरना जिनको आता है वो पता है उन्हें। ऑर्गेनाइजेशनल में हम क्या बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हम कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, ठीक है, उनका क्या बिहेवियर है। बेसिकली हम इसकी स्टडी करते हैं कि जो भी आपके इंडिविजुअल है, जो भी आपके इंडिविजुअल जो ग्रुप में काम कर रहे हैं या अलग अलग काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से बर्ताव करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को डेवलप करते हैं, उसकी हम स्टडी करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट स्टडी है और प्रैक्टिस है जो हमें अंडरस्टैंड कराती है कि कैसे इंडिविजुअल, ग्रुप और स्ट्रक्चर जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एम्प्लॉय है, वो किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, उसका क्या एटीट्यूड है, उसका क्या परसेप्शन है चीज़ों को लेके, वो दूसरे एम्प्लॉयज के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, मैनेजर कैसे चीज़ों को देख रहा है, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, ताकि हम पता लगा पाएं
कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अगर वो फ्रस्ट्रेटेड, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो फ्रस्ट्रेटेड ना हो, वो उस जोन से बाहर आ जाए, वो अपना बेस्ट दे पाए। ठीक है, अगर वो बेस्ट दे पाएगा तभी तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। तो आप स्टडी कर रहे हो बेसिकली पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को। अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अलाउ करता है मैनेजर को कि वो फैक्टर आइडेंटिफाई कर पाए जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, इस वजह से एम्प्लॉयज डिस्टर्ब हैं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, तो उसलिए वो वैसा बिहेव कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया ना, तो आप चीज़ें इंप्रूव करो और उनको पॉजिटिव इन्वायरमेंट दो, बेटर चीज़ें लाओ, मोटिवेट करो। ठीक है, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ की, वो बेटर हो पाए और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो पूरा कर पाओ। ठीक है, एड्रेसिंग मोटिवेटिंग फैक्टर्स की आप मदद लो, पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट आप क्रिएट करो, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप करने में आप पूरा एफर्ट्स लगाओ, जिससे क्या हो, आप इंप्रूव कर पाओ टीम की और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था एटीट्यूड क्या है और परसेप्शन में क्या डिफरेंस है। एटीट्यूड कहते हैं कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपका एटीट्यूड ऐसा है, आपका एटीट्यूड बहुत कैजुअल है, या आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये आप सुनते आ रहे हो। तो मतलब कि आपकी फीलिंग किसी चीज़ के लिए क्या है। जैसे मैंने आपको कोई आपने मुझे कोई आइडिया दिया, ये मैं हमेशा आपके आइडिया को बेकार है, कहते नहीं, आप बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है, हर चीज़ को मैं आप बड़ा नेगेटिव देखते हो, कैसा एटीट्यूड है। तो वो क्या होता है कि आप किसी चीज़ को लेके क्या आपका फीलिंग है, क्या आप सोचते हो किसी चीज़ के लिए, क्या आपका उस पर्सन को लेके या किसी सिचुएशन या किसी आइडिया को लेके आपकी क्या फीलिंग रहती है, क्या वैल्यूएशन रहता है, वो होता है एटीट्यूड। मीन्स इट इन्वॉल्व्स अ प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड इन सर्टेन वे बेस्ड ऑन वन इमोशन एंड बिलीव। मतलब आपका वो बिलीव है, वो इमोशन, उसके तरीके के आप हमेशा ऐसा ही रिस्पॉन्ड करते हो, इसी एक सर्टेन वे, एक पैटर्न है जिसमें आप हमेशा रिस्पॉन्स करते हो किसी भी चीज़ को लेके। क्यों? क्योंकि आपका मानना ही वैसा है, आपके इमोशंस ही नेगेटिव हैं, तो आप नेगेटिव ही एटीट्यूड से को टैकल करते हो या आगे लेके जाते हो। तो वो आपका पहले से ही है, उस तरीके से आपको बिहेव करना है उस चीज़ों को देख के। ऑन द अदर हैंड परसेप्शन इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेटिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। लेकिन परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन में आपके सामने कुछ आया, कि आपने कुछ देखा या सुना, उसको देखने के सुनने के बाद आप उसको पूरा एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, आखिरकार आप क्या समझ पा रहे हो उस चीज़ से, एंड देन यू गिव योर ओपिनियन। ठीक है, तो इट इंक्लूड हाउ इंडिविजुअल परसीव एंड अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, कि कैसे एक इंडिविजुअल देखता है अपनी सराउंडिंग को और उसको समझता है। विच कैन इन्फ्लुएंस देयर एटीट्यूड बट इन डिस्टिंक्ट फ्रॉम देम, जो उसके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस कर सकता है लेकिन उससे डिफरेंट है। तो इसका मतलब कि कैसे एक इंडिविजुअल समझता है अपनी सराउंडिंग को, कैसे वो अंडरस्टैंड करता है। मीन्स आपने कुछ देखा, आपने क्या परसीव किया उससे, क्या आप उससे इंटरप्रेशन लगा रहे हो, क्या आप उससे समझ पा रहे हो, कंक्लूजन निकाल पा रहे हो, वो होता है आपका परसेप्शन। और एटीट्यूड जो आपकी ऑलरेडी एक फीलिंग है, आइडिया हमेशा रहती है, एक बिलीव है, आपका इमोशन है, और उसी नज़रिए से आप चीज़ों को देखते हो। यहाँ पे आप कुछ इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो, कुछ एनालाइज नहीं कर रहे हो कि उसके बाद सोच रहे हो, वो आपका ऑलरेडी है सोचने का तरीका, और उसी तरीके से आपने बस जज करना है या अपना ओपिनियन देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रुप कोहेसिवनेस क्या है। अ ग्रुप कोहेसिवनेस इज लाइक हाउ क्लोज एंड फ्रेंडली एवरीवन फील्स इन अ ग्रुप। मतलब ग्रुप कोहेसिवनेस, ये कह सकते हो ग्रुप में यूनिटी कह सकते हो, या कह सकते हो इसको एक तरीके से ग्रुप में कितना ज़्यादा बॉन्ड है, वो है एक तरीके से ग्रुप कोहेसिवनेस। कितने ज़्यादा ग्रुप के लोग आपस में क्लोज हैं, फ्रेंडली हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इट्स अबाउट हाउ वेल दे गेट अलॉन्ग एंड वर्क टुगेदर। जैसे कोई ग्रुप है तो उसमें सब लोग अलग अलग हैं, सबके पर्सनैलिटी अलग अलग है, सबकी इंडिविजुअलिटी अलग अलग है, सब अपने तरीके से सोचते हैं। तो उस ग्रुप में कैसे अलग अलग होने के बाद भी लोग एक दूसरे के साथ क्लोज हैं, कैसे वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, एक साथ काम कर पा रहे हैं, साथ टीम में वर्क कर पा रहे हैं, लड़ नहीं रहे, झगड़ नहीं रहे, एक दूसरे पर भरोसा कर पा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या होता है? वो होता है ग्रुप कोहेसिवनेस, कि कितना बॉन्ड है, कितने क्लोज और फ्रेंडली है सब लोग एक ग्रुप में। When a group has high cohesiveness, अगर कहेंगे हाई कोहेसिवनेस तब बहुत हाई है, इसका मतलब कि जो भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के टुवर्ड बहुत सपोर्टिव हैं, ट्रस्ट करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए, और एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ रहना। अगर कहेंगे आप ग्रुप कोहेसिवनेस के तो लो है, तो इसका मतलब ग्रुप जो है वो उतना अच्छा बॉन्ड शेयर नहीं कर रहा है, लोग उतना सेंस ऑफ टुगेदरनेस नहीं रख रहे हैं। तो दिस सेंस ऑफ टुगेदरनेस कैन लीड टू बेटर कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस द ग्रुप। ऑफकोर्स अगर अच्छा ग्रुप बॉन्ड होगा तो क्या होगा? अच्छा कोलैब करेंगे आप लोग, एक दूसरे से अच्छा काम कर पाओगे, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, लड़ नहीं रहे हो तो आप एक दूसरे से बातें शेयर कर पाओगे, आप एक्सप्रेस कर पाओगे। और जब अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, चीज़ें कर पा रहे हो, तो भैया परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी बढ़ेगी ग्रुप की, अच्छा करोगे।
नेक्स्ट था कि मोटिवेशंस के टाइप्स पूछे गए थे। तो मोटिवेशन देखो, दो तरीके की मोटिवेशन है, लाइफ में भी यही दो तरीके की मोटिवेशन काम आती है आपके, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंटरनल से इन याद रखो, एक्सटर्नल से एक्स याद रखो। इंट्रिंसिक मतलब क्या है, जो अंदर से मोटिवेशन आता है, ठीक है, किसी चीज को करने के लिए आपको कोई बाहर से रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, या कोई पैसे नहीं दे रहा है, या कुछ नहीं दे रहा, वो आपको अंदर से प्लेजर है, आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन, आपको अंदर से इंजॉयमेंट आप इसलिए कर रहे हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे अंदर से मजा आता है, मेरा पर्सनल इंजॉयमेंट सेटिस्फेक्शन है। मनी सेकेंडरी है, ऐसा भी नहीं कहूँगी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हाँ है, लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है। मतलब मुझे मोटिवेशन है इसलिए भी क्योंकि मुझे पसंद है पढ़ाना, वरना पैसे तो मैं किसी और चीज़ को भी करके कमा, बट वो मेरा पर्सनल एंजॉयमेंट या मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा, हो सकता है वो जबरदस्ती का टास्क में कर। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसके लिए आप अंदर से खुद अंदर से ही मोटिवेटेड हो, मतलब पर्सनली आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट है, आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, ठीक है, उस टास्क को परफॉर्म, जैसे मैं पढ़ाने के बाद अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो आई फील सेटिस्फाइड कि चलो फायदा हुआ इस चीज़ का लोगों को। तो वो है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आपको मोटिवेट करता है अंदर से, ठीक है। समवन हु लव्स पेंटिंग, जैसे बहुत लोग को आप देखते हो पेंटिंग करना पसंद है, वो पेंटिंग इसीलिए करे क्योंकि वो उसको एंजॉय करे। डांस करना पसंद है, वो डांस इसलिए करे क्योंकि वो एंजॉय करे। सिंगिंग पसंद है तो गाय इसलिए रहे क्योंकि उन्हें पसंद है, ठीक है, पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, बाहरी चीज़ों के लिए, क्योंकि आपको रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है, या आपको डर रहा है कि आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, इसलिए आप चीज़ें कर रहे हैं। जैसे आपने एम्प्लॉयज़ को देखा होगा, एम्प्लॉयज़ बेसिकली, कुछ एम्प्लॉयज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उनको अपना काम से मन है, ठीक है, प्यार, इसलिए करते हैं। कुछ एक्सट्रिंसिक, उनको भाई सैलरी चाहिए टाइम पे, इसलिए कर रहे हैं, या उनको लग रहा है जॉब से निकाल दिया जाएगा, इसलिए कर रहे हैं। तो एक्सट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक है जो बाहर की चीज़ों की वजह से आप चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, उसलिए आप मोटिवेटेड हो। अदरवाइज इंट्रिंसिक है जो अंदर से आ रहा है। तो ये तो आप अपने लैंग्वेज में लिख के आना। नेक्स्ट है आंसर 5 कि ग्रुप में कौन कौन सी फॉर्मेशन में आपकी स्टेजेस हैं। बहुत कम बच्चों को आता होगा ग्रुप फॉर्मेशन स्टेजेस। देखो हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला है फॉर्मिंग स्टेज। फॉर्मिंग स्टेज क्या होती है, फॉर्मिंग स्टेज मतलब जहाँ पे ग्रुप बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, ग्रुप में लोग आना शुरू हो जाते हैं, ग्रुप के मेंबर्स एक साथ आते हैं और इनिशियल रिलेशनशिप क्या होता है, स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, शुरुआती बातचीत करना, आना, समझना, ये वाली स्टेज है ग्रुप फॉर्म। तो मैंने आपका ग्रुप बनाया, मान लो मैंने बस लोगों को बुलाया, आप देख रहे हो हाँ टीम में है, ठीक है, आप काम करेंगे साथ में, और शुरुआती आपका नाम क्या है, क्या कर रहे हैं, ये वो, ठीक। नेक्स्ट जो आती है वो आती है स्टॉर्मिंग। अब जैसे जैसे लोग एक साथ आते हैं, इनिशियल रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं, अपने अपने चीज़ों को रखते हैं, तो जैसे किसी ने रखा ये, तो दूसरा कहेगा नहीं ये नहीं ये, तो वहाँ पे डिसएग्रीमेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। आपने आपने देखा होगा कभी भी आपका, जैसे कोई स्कूल का एग्जाम्पल याद करो, कोई भी डांस ग्रुप बनाते थे या सिंगिंग ग्रुप बनाते थे ना, तो फिर क्या होता है ना, पहले तो एक दूसरे को देख के खुश होते थे, अच्छा आप भी हैं आप भी, बाद में क्या होता है ना कि नहीं हम नहीं ऐसे नहीं ऐसे गाएंगे, नहीं ये वाली लाइन नहीं, हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे, तो कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ ये होते, तो स्टॉर्मिंग वाली स्टेज आती है फॉर्मिंग के बाद, कि आपके कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाते हैं जैसे ही जैसे आप एक एक मेंबर अपना अपना ओपिनियन रखना शुरू कर देता है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग फॉलोज क्या है, as the group develop cohesion and establish norms and रूल्स। नॉर्म्स मतलब नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब कि आप अपने रूल्स बनाने, देखो भाई अब डिसएग्रीमेंट हो रही है, ठीक है, लोग अब कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो कोई तो एक तरीका होगा ना जिससे इसको सॉल्व की जाए, तो आप क्या बनाते हो, रूल्स बनाते हो, नॉर्म्स बनाते हो कि इस तरीके से ये रूल्स है यही फॉलो होगा। जैसे ये रूल बना दिया कि हम मेजोरिटी के डिसीजन को फॉलो करेंगे, तो भाई जो मेजोरिटी है जिसने ज़्यादा वोट है उस डिसीजन को हम फॉलो करेंगे, वो हमने नॉर्म्स बना दिया, नॉर्मिंग कर दी। इससे क्या होगा कि ग्रुप में थोड़ा थोड़ा बॉन्ड आना शुरू हो जाएगा, लोग एक दूसरे के साथ टीम अप करना शुरू कर जाएंगे, कोलैबोरेट करना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि अब एक पेज पे आना शुरू हो जाएंगे कि चलो यही पैटर्न फॉलो, तो क्यों लड़ना है, चलो उस पे काम करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है परफॉर्मिंग। अब जब रूल्स बन गए, रेगुलेशन बन गए कि इस तरीके से होना है पैटर्न, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के एक पेज पे आ गए हो, नेक्स्ट आता है आपका परफॉर्मिंग। अब परफॉर्म करना है, अब मेंबर क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे अच्छे से, और जो भी गोल है जिसको अचीव करना है, कॉमन गोल, उसके साथ उसको अचीव करने के लिए एक दूसरे के साथ काम करके वो अचीव करेंगे। लास्टली क्या है, लास्टली आपका एडजॉर्निंग। एडजॉर्निंग मीन्स रैपिंग अप टास्क। अब आपने जो गोल था वो अचीव कर लिया, नेक्स्ट क्या होता है, बस अब रैप अप करते हैं टास्क को, मतलब खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं, और ग्रुप अब ऑफकोर्स जिस पर्पस के लिए बना था वो जब पूरा हो गया, तो अब लोग क्या करेंगे, अपने अपने रास्ते पकड़ेंगे, किसी को गुड बाय बोलेंगे, और जो भी लेसन्स या जो भी अचीवमेंट उन्होंने सीखी है उसको अपने साथ लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या है आपका ग्रुप फॉर्मिंग स्टेज, जिसमें सॉरी 5 स्टेज है, फॉर्मिंग स्टेज, स्टॉर्मिंग स्टेज, नॉर्मिंग स्टेज, परफॉर्मिंग स्टेज एंड एडजॉर्निंग।
तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कैसे याद रहेगा। खुद सोचो, एग्जाम्पल लो, डांस ग्रुप बन रहा है तो फॉर्म किया हमने सबसे पहले, अब अलग अलग लोग बताएंगे इस गाने पे करेंगे वो करेंगे, तो फिर वहाँ लड़ाई शुरू हुई तो स्टॉर्मिंग हुई, फिर हम बनाएंगे कोई नॉर्म्स कि नहीं ऐसे नहीं, इस तरीके से ही हम डिसीजन लेंगे, तो वो होगा नॉर्मिंग, एंड देन हम ऑफकोर्स करेंगे परफॉर्मिंग, एंड लास्ट में हम कहेंगे दूसरे को बाय बाय, तो जॉइनिंग। ठीक है, तो ये था आपका ग्रुप फॉर्मेशन स्टेजेस। नेक्स्ट है आपका ग्रुप्स और टीम में क्या डिफरेंस है। तो ग्रुप और टीम में क्या डिफरेंस होगा, अब आप देखते होंगे कि ग्रुप में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं और उधर टीम में भी बहुत सारे लोग हैं, तो क्या फर्क है इन दोनों में। तो देखो, ग्रुप एंड टीम बोथ इन्वॉल्व मल्टीपल पीपल, सब में ही मल्टीपल लोग हैं, मतलब सब में ही ज्यादा लोग होंगे, ऑफ कोर्स एक दो लोग नहीं है, मल्टीपल लोग हैं, बट दे डिफर इन देयर पर्पस, लेकिन अपने पर्पस में इनका डिफरेंस है और उनके फंक्शनिंग में किस तरीके से काम करते हैं या किस लिए ये काम करते हैं, इनमें इन दोनों में क्या है डिफरेंस है। ग्रुप क्या है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर फॉर अ पर्पस, फॉर अ कॉमन पर्पस, मतलब बहुत सारे लोगों का झुंड है जो एक साथ आते हैं कॉमन पर्पस के लिए, लेकिन अलग अलग काम करते हैं, में अलग अलग वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक ग्रुप बनाया है, जो एक एक्टिविटी ग्रुप आप कंसीडर कर सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि आप लोगों ने कोई ग्रुप बनाया, जैसे क्लब वगैरह होते हैं ना, बुक जो शेयर करते हैं सेम इंटरेस्ट वगैरह, तो बुक क्लब बनते हैं, तो मान लो वही हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक बुक क्लब है और उस बुक क्लब में ग्रुप ऑफ पीपल आए हैं जो एक साथ हमेशा बैठते हैं और डिस्कस करते हैं बुक्स के बारे में जो वो पढ़ के आते हैं। ठीक है, तो कॉमन इंटरेस्ट तो भाई शेयर कर रहे हैं कि रीडिंग में कॉमन इंटरेस्ट है, लेकिन हर पर्सन का अपना अलग तरीका है, अपनी अलग रीडिंग प्रेफरेंस है, अलग तरीके से वो बुक को इंटरप्रेट करते हैं, एक तरीके से बुक को नहीं देख रहे हैं, एक ही बुक को पढ़ के भी आए तो अलग अलग सोचने का तरीका है, मैंने इससे ये सीखा तो मैंने इस एंगल में सीखा। ठीक, उसको डिस्कस करते हैं अपने शॉर्ट को और इंडिपेंडेंटली डिस्कस करते हैं, मतलब जो भी इनके थॉट्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं, या एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, मेरा थॉट आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, नहीं, मेरा अपना थॉट है, आपका अपना थॉट है, हम अलग अलग चीज़ों को पढ़ के आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को रख रहे हैं और अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप में है। ठीक है, तो कोई एजेंडा नहीं है स्ट्रिक्ट यहाँ पे, या कोई गोल नहीं है कि हम इसी पर्पस को या इसी चीज़ को लेके आगे चलेंगे, सबका अपना अलग थॉट है, इंडिपेंडेंट है, ये वाली चीज़ है आपकी किसमें, ग्रुप में। लेकिन अगर आप टीम की बात करो, ठीक है, तो टीम में क्या होता है, टीम एक ग्रुप ऑफ पीपल है, यहाँ पे भी ग्रुप है, लोगों का झुंड है, विथ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल हु कोलैबोरेट क्लोजली टू अचीव अ शेयर्ड गोल। यहाँ पे गोल तो कॉमन है, लेकिन लोगों की स्किल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि मेरी स्किल तो आपकी स्किल कॉम्प्लीमेंट करती है, यहाँ पे हम डिपेंडेंट है एक तरीके से, जैसे आपने क्रिकेट टीम देखी होगी, तो बॉल जो बॉलिंग करा रहा है, ठीक है, पूरा मैच वही नहीं जिता देगा, उसकी स्किल पे डिपेंड कर रहा है बैट्समैन की स्किल, फिर विकेट कीपर की स्किल, तो एक टीम है, ठीक है, सब एक साथ अलग अलग टास्क असाइन है सबको, और सबको अलग अलग असाइन अच्छे से करना है ताकि पूरा कलेक्टिवली एक टारगेट जो है वो अचीव हो पाए। तो स्पेसिफिक रोल होते हैं सबके, सबके अलग अलग किरदार होते हैं और सारे किरदार एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, बॉलर डिपेंड करता है बैट्समैन पे, बैट्समैन डिपेंड कर रहा है विकेट कीपर पे, कि सब लोग हमें एक टीम करके फॉलो कर रहा है। लाइक मैं अगर मान लो टारगेट अच्छा आया है तो बैटिंग में आपको परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो भाई बॉलर जो है वो साइड हो गया, बैट्समैन पे पूरा गेम है कि वो अपनी स्किल्स को, वो अपना रोल अच्छे से प्ले करते हैं, या बैट्समैन ने अच्छा प्ले कर दिया तो अब बॉलर पे आया कि आपने फील्डिंग वगैरह बॉलिंग वगैरह अच्छी करनी है, तो वो चीज़ है, तो सबका रोल एक दूसरे पे क्या है डिपेंड कर रहा है, पूरा मैच तभी जीत पाएंगे जब पूरी टीम अच्छे से काम कर रही होगी, अलग अलग से कुछ नहीं होने वाला, अलग अलग तो अपना अपना अलग अलग गोल अचीव कर लोगे, लेकिन बेसिक चीज़ नहीं हो पाएगी। ग्रुप में क्या था, बुक क्लब में क्या था कि भाई ये सबको अपना इंटरेस्ट है, सबका बस एक एम था कि आके अब एक दूसरे के साथ शेयर करना है, वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग पढ़ के आ रहे हैं, अलग अलग थॉट रख रहे हैं, और किसी के अलग थॉट से आपकी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी, बट यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, तो कलेक्टिव अकाउंटेबल होते हैं आउटकम के लिए, टीम में जो लोग होते हैं सब लोग इकट्ठा अकाउंटेबल होते हैं आउटकम के लिए, अगर नुकसान हुआ तो सबकी वजह से हुआ है, किसी एक की वजह से नहीं। ठीक है, टीम में ये चीजें देखने को मिलेंगी। फॉस्टिंग स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन, यहाँ पे ज्यादा कोलैबोरेशन होता है, ज्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप, लोग ज्यादा ज्यादा क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन होना जरूरी है। ग्रुप में ऐसा सच कोई चीज नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत इंटरडिपेंडेंस है, नहीं, अलग अलग लोग परफॉर्म कर रहे हैं, डांस ग्रुप भी होता है, सब अपने अपने अलग अलग तरीके से डांस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक स्ट्रिक्ट रोल है कि भाई ऐसे ही ऐसे करना है, नहीं। तो ये था आपका ग्रुप और टीम में डिफरेंस। नेक्स्ट है हेलो इफेक्ट क्या है। हेलो इफेक्ट एक कॉग्निटिव बायस है वेयर इंडिविजुअल ओवरऑल परसेप्शन ऑफ अ पर्सन इन्फ्लुएंसेस देयर इन इवैल्यूएशन ऑफ दैट पर्सन स्पेसिफिक ट्रेट और कैरेक्टर। जैसे कि आप लोग का हेलो इफेक्ट देखो,
मान लो, ठीक है, आपने किसी पर्स आप एक मार्केट में गए हो और आपने किसी को देखा, मान लो आपने किसी बहुत ही अच्छी लेडी को देखा, ठीक है, जिनकी पर्सनैलिटी आपको लगा कि बहुत ही ज़्यादा आपने देखा तो लगा बहुत ही बड़ी लग रहा है, किसी बिजनेस वुमेन है, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, एकदम ब्लेजर वेजर डाल रखा है, लग रहा है कि बहुत रिच होंगी। तो वहाँ से क्या करते हैं, तो परसेप्शन बनाना शुरू कर देते हो, ये तो बहुत सही लग रही है, बहुत स्मार्ट है, इसका बहुत पैसा होगा, और ये बहुत काइंड भी होंगी, बहुत अच्छे से बात करती होगी, या बहुत रूडली बात करती होगी, इतना पैसा होगा, और इनकी लगता है इनके ज़्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे क्योंकि बहुत बिजी रहती होंगी। तो हम क्या करें, अपने आप ही सब कुछ बनाए डाल रहे हैं, इंप्रेशन बनाए, एक बस देखा नहीं है, बस हम पूरी खिचड़ी अपने दिमाग में पका रहे हैं कि वो उसका ट्रेट ऐसा ही होगा, वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक लेके रखता होगा, वो वैसा होगा। तो ये होता है हेलो इफेक्ट। मतलब आपको पता नहीं है, आपको बस वो पर्सन थोड़ा अट्रैक्टिव लग गया फिजिकली, आपने फाइंड कर लिया, मान लो एग्जाम्पल है ये, तो आप ऑटोमेटिकली एज्यूम करें वो इंटेलिजेंट, वो काइंड भी होगा, वो दूसरों को बिना सपोर्ट के वो अच्छा कर भी सकता है। या ये सब आप चीजें कैसे बता रहे, मन गहन, मन गहन ना, जो भी होता है मन गहन, उस तरीके से आप बना रहे हो, आपको पता नहीं है कि आपको सब कोई सपोर्ट है, आपके पास कोई, आपके पास प्रूफ है कि वो इंटेलिजेंट है, कैसे आप कह रहे हो वो इंटेलिजेंट है, आपको तो वो देखने में अच्छा लगे, कैसे वो इंटेलिजेंट है, क्या आपके पास प्रूफ है कि आपने उसका डिग्री सर्टिफिकेट लेकर रखा है, या आप उसकी लाइफ के कुछ चीज़ों को जानते हो, नहीं जानते हो, आप कुछ नहीं बताया आपको, फिर भी आपने बना लिया कि वो ऐसे है वैसे है। वो क्या होता है, हेलो इफेक्ट होता है। मतलब इनएक्यूरेट जजमेंट और इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन ओवरलुक इंडिविजुअल क्वालिटीज एंड रिलाइज टू हैवीली ऑन इनिशियल इंप्रेशन। आपने बस इनिशियल इंप्रेशन, पहली बार देखा नहीं, बस इंप्रेशन बनाना शुरू कर दिया, ऐसे होगा वैसे, जैसे बहुत सारे सीरियल्स में तो ये कॉमन है, बस देखा नहीं, इंप्रेशन बनाना शुरू कर दिया, ये अच्छी होगी, बढ़िया हो, फलाना। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं, जब तक प्रूफ नहीं आप कैसे कोई इंप्रेशन बना सकते हो। फर्स्ट इंप्रेशन से आप पूरी आइडेंटिटी नहीं बना सकते। और लोगों के साथ ये हो जाता है, बाद में फिर को लगता है यार मैं तो देख के कुछ और सोचा था, कुछ और निकला, वो हेलो इफेक्ट। नेक्स्ट था आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस क्या है, ये तो बहुत ईजी ना, ऑर्गेनाइज स्ट्रेस क्या है, तनाव। ऑर्गेनाइजेशनल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन की वजह से स्ट्रेस, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो वर्क है, वर्कलोड है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, उसके चक्कर से, उसकी वजह से आपको जो स्ट्रेस है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस है। यहाँ पे बात की गई है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस की, नहीं, हम स्ट्रेस की बात नहीं करेंगे, हम को स्ट्रेस है लाइफ में, कोपिंग स्ट्रैटेजी, स्कोप कैसे करेंगे, इसको हैंडल कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं, वो बात करें। तो ये क्वेश्चन था। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व इंडिविजुअल मैनेज एंड एलिवेट वर्क प्लेस स्ट्रेस। ठीक है, जो भी स्ट्रैटेजी है वो भैया आपको हेल्प करेंगे कि आप जो भी आपका स्ट्रेस है उसको आप मैनेज कर पाओ, उससे बाहर आ पाओ। कुछ कैसे आप कर सकते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स की मदद ले सकते हो, मतलब कि जैसे बहुत सारा आपको लग रहा है टास्क है, उसको छोटे छोटे टास्क में तोड़ लो और फिर एक एक करके छोटे छोटे टास्क को करो। ठीक है, दूसरा है जो भी वर्कर्स है, सुपरवाइजर है, मैनेजर, उनसे सपोर्ट ले सकते हो आप, भाई आपको कोई तकलीफ हो उनसे मदद मांगो, हो सकता है आपका स्ट्रेस कम हो जाए। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम कर सकते हो, मतलब एम्प्लॉय के लिए असिस्टेंस प्रोग्राम करने करा सकती है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उनको सपोर्ट दिया जा सकता है, कोई ट्रेनिंग दी जा सकती है एम्प्लॉयज़ को, या उनको असिस्ट किया जा सकता है चीज़ों को लेके, ताकि भाई उनका जो स्ट्रेस है वो कम हो पाए। रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, माइंडफुलनेस कर सकते हो, इससे क्या होगा, रिलैक्स रहोगे तो स्ट्रेस कम, मतलब कम होगा। सेटिंग बाउंड्रीज टू बैलेंस वर्क एंड पर्सनल लाइफ, भाई कुछ लिमिटेशन रख दो कि ये पर्सनल लाइफ है, इसको अलग तरीके से हैंडल करना है, वर्क को अलग करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, काम इतना बिजी है कि पर्सनल लाइफ उनकी कुछ है ही नहीं, ये पर्सनल लाइफ में बीवी बच्चे सब परेशान हैं और अपना काम में ही लगे हुए हैं, कोई कोई फायदा नहीं है। बाउंड्री सेट करनी होगी, समय सेट करना होगा कि बस 6 बजे तक काम करना है, उसके बाद सारा टाइम फैमिली को है, नो मैटर वट। तो वो आप करोगे, उससे क्या होगा, जो भी स्ट्रेस है ना इन वजह से आपको वो कम हो पाए, थोड़ा रिलैक्स रहोगे, फैमिली के साथ रहोगे तो माइंड काम रहेगा। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस तरीके से टाइम मैनेज करो कि दोनों को मैनेज कर ले जाओ। हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, बहुत लोग को ये होता है कि लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी नहीं है, ड्रिंक कर रहे हैं, ये अलग अलग एक्टिविटी, भाई ऑफ कोर्स यू विल बी स्ट्रेस्ड। तो इन सब चीज़ों को करके आप अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है वर्चुअल टीम। क्या है वर्चुअल, मतलब क्या होता है, कहते हैं वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल मतलब जो चीज़ आप बस दूर हो, ठीक है, सामने नहीं है, रियल नहीं है, वर्चुअल है वो। टीम, वर्चुअल टीम मतलब जो टीम दिख नहीं रही है, ठीक है, वो वर्चुअल है, इट्स नॉट इन रियलिटी बट इट्स इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट इज वर्चुअल टीम्स आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर टुवर्ड कॉमन गोल। मतलब वर्चुअल टीम क्या, जैसे मतलब टीम जैसे लोग है टीम में तो वो सामने है एक दूसरे के, वर्चुअल है मतलब सामने नहीं है बट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वीडियो कॉल के थ्रू लोग आपस में टीम बना लेते हैं, कनेक्ट होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ईमेल्स के थ्रू एक दूसरे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और ग्रुप वर्क को हैंडल कर रहे हैं, टीम वर्क को हैंडल कर रहे हैं। वो वर्चुअल टीम है जहाँ पे इंडिविजुअल जो कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ जियोग्राफिकली प्रेजेंट एक सामने नहीं है, वो डिस्पर्स है अलग अलग। मान लो एक कोलकाता में है तो एक मान लो एक आपका मद्रास में है, एक आपका महाराष्ट्र में है, एक आपका बंगाल में है, बंगाल कोलकाता वही हो गया, ठीक है, चेन्नई में है। तो अलग अलग जगह पे डिस्पर्स है और आपस में टेक्नोलॉजी के थ्रू एक टीम बना के कनेक्टेड है, तो वो क्या है, वर्चुअल टीम है। मेंबर्स ऑफ वर्चुअल टीम कैन बी लोकेटेड डिफरेंट सिटीज, अलग अलग सिटीज में हो सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज में हो सकते हैं, इंडिया में, अमेरिका में, अलग अलग कंट्रीज में हो सकते हैं, या इवन कॉन्टिनेंट्स में भी हो सकते हैं अलग अलग, ठीक है। और ये कैसी टीम बनी है, ये टीम बनी है जो डिपेंड करती है कम्युनिकेशन टूल्स पे, जैसे कि ईमेल हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, इंस्टेंट मैसेजिंग हो गई, मीन सॉफ्टवेयर्स जिसकी हेल्प से वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर पाते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं और डिसीजन ले पाते हैं। वर्चुअल टीम ऑफर करती है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि आप जब आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो, आप कनेक्ट करके बातचीत कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग लोग हो, देन टू यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, आप कनेक्ट कर पा रहे हो। लेकिन भाई कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप लोग दूर हो तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। सामने हो तो आप चलो बातचीत करके समझ भी जा रहे हो दूसरे, देखिए यहाँ नहीं है पॉसिबल, आप वीडियो कॉल के थ्रू हो या मैसेजेस के थ्रू हो तो कम्युनिकेशन बढ़िया वाला होना चाहिए। एक दूसरे पे भरोसा करना है, दूर है तो ऐसा नहीं है कि आप चीट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोऑर्डिनेट करना होगा तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, वर्चुअल टीम जो है वर्क कर पाएगी। नेक्स्ट और लास्ट जो था आपका इस सेक्शन का वो था मैनेजमेंट ग्रिड क्या है। मैनेजमेंट ग्रिड को हम लीडरशिप ग्रिड भी कहते हैं या ग्रिड एनालिसिस भी कहते हैं। ये एक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क था जो किसने डेवलप किया था, रॉबर्ट ब्लेक और जेन मॉन्टन ने इन 1960। अब सबको आता है कि मैनेजमेंट ग्रिड क्या है या लीडरशिप ग्रिड क्या है। ग्रिड क्या होता है, ग्रिड देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर, बेसिकली स्क्वायर शेप जिसमें आपने डिवाइड कर रखा है पोर्शन, वो एक ग्रिड बन गया, 1 2 3 4। अब ग्रिड में क्या बता रहा है कि ये लीडरशिप स्टाइल बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो भी आपके रॉबर्ट है, जेन है, उन्होंने कहा कि जो भी लीडरशिप स्टाइल है वो 2 डायमेंशन पे बेस्ड होती है, 2 बिहेवियर डायमेंशन पे, कि जो लीडर है उसका कंसर्न लोगों के लिए कितना है और प्रोडक्शन के लिए कितना है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हो, एम्प्लॉय से काम भी तो करा रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस करवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक लीडर किस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, उसकी स्टाइल क्या है, वो लोगों पे ज्यादा ध्यान दे रहा है कि भाई मुझे ये चाहिए कि प्रोडक्शन भले ही कम हो, गुड्स भले ही कम बने, लेकिन मेरे एम्प्लॉयज खुश रहे, या वो ये सोच रहा है कि मेरे एम्प्लॉयज गए भाड़ में, मेरा प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, मुझे पैसा बनाना है। तो इस तरीके से किस तरीके की लीडरशिप स्टाइल होगी, वो इन 2 चीजों पे आपका पूरा मैनेजमेंट ग्रिड बेस्ड है। ये डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 1 से 9 तक। 1 मतलब क्या है, 1 मतलब होता है सबसे कम, सबसे कम इन द सेंस कि जहाँ पे आप लोगों के लिए और प्रोडक्शन के लिए दोनों के लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है आपके अंदर। 9 क्या, बिल्कुल दोनों के लिए एकदम पावरफुल कंसर्न है, ठीक है, दोनों को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो 9 पॉसिबल लीडरशिप स्टाइल्स बन के आती है। ये स्टाइल जो है वो रेंज करती है कहाँ से, एक है इम्पोवरिश्ड मैनेजमेंट, दैट इज लो कंसर्न फॉर बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन, ये हो गया आपका 1 हो गया, मतलब कि यहाँ पे एकदम आपका कंसर्न ही नहीं है, बहुत ही कम कंसर्न है लोगों के लिए और प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और दूसरा है हाई कंसर्न, जैसे 9 वो था टीम मैनेजमेंट, मतलब टीम को भी आप बढ़िया, ठीक है, प्रोडक्शन को भी आप बढ़िया आप ध्यान दे रहे हो और लोगों पे भी ध्यान दे रहे हो, तो दोनों को एकदम अच्छे से मैनेज कर रखा है। तो ये देखो कम नंबर में था, इसलिए इस तरीके से आपने इसको डिफाइन करना है। मैनेजमेंट ग्रिड हेल्प लीडर टू अंडरस्टैंड देयर प्रेडोमिनेंट लीडरशिप स्टाइल एंड इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। जैसे मान लो 9 है, तो 9 मतलब कि 9 मतलब कि एकदम बेस्ट, लोगों पे भी बिल्कुल ध्यान है कि मेरे एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड, उनको बढ़िया एनवायरमेंट मिले, उनको कोई दिक्कत, उनको सैलरी ऑन टाइम मिले, और प्रोडक्शन पे भी बिल्कुल आपका बेस्ट ध्यान है कि प्रोडक्शन मेरा ऑप्टिमम होना चाहिए, रिसोर्स की वेस्टेज कम होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोडक्शन हो, ऑन टाइम प्रोडक्शन हो। तो दोनों को एकदम बढ़िया से ध्यान दे रहे हो, ठीक है, दोनों 9 और 9 एकदम आइडियल लीडरशिप स्टाइल है, होती है टीम मैनेजमेंट। दूसरा है 9 किस पे है, पीपल पे, मतलब लोगों पे अच्छा ध्यान दे रहे हो, लेकिन 1 किस पे है, प्रोडक्शन पे कोई ध्यान नहीं है, लोगों पे ही बस फोकस है, प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं है। इम्प्रोवरिस्ट का क्या है, 1 मतलब ना लोगों पे ध्यान दे रहे हो ना प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हो। क्लब कंट्री क्लब मैनेजमेंट क्या है, 19 मतलब कि लोगों पे ध्यान नहीं है लेकिन प्रोडक्शन पे आपका ध्यान है। तो ये होता है आपका पूरा। और 5 जो कि मिडिल ऑफ द रोड है, 5 मतलब कि दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं, लोगों पे और
प्रोडक्शन पे, दोनों को बैलेंस करके चल रहे हो, ध्यान दे रहे हो, इक्वल ध्यान दे रहे हो। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट ग्रेड। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया आपका सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करेंगे सेक्शन बी पे, सो उसको देखते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, मूव कर रहे हैं हम नेक्स्ट यूनिट पे। ठीक है, सेक्शन बी है, यूनिट 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे डिवाइडेड है। तो यूनिट जो फर्स्ट है आपकी, उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जैसा कि बताया गया था इन दोनों में कोई आपको एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और एक कितने का होगा, 10 मार्क्स का। जैसे कि अगर आप देखना चाहो तो हम लोग देख लेते हैं कि सेक्शन बी जो है उसमें 4 सब सेक्शन है, 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, या 1 2 3 4 कह सकते हैं। ई सब सेक्शन कंटेन 2 क्वेश्चन ईच, और हर सब सेक्शन में कितने हैं, 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, हर सब सेक्शन में 2 क्वेश्चन, मतलब यूनिट 1 में, यूनिट 2 में, यूनिट 3 4 में, सब में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। और दोनों मतलब नाम मार्क्स कितने हैं, 10 ईच है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कितने होंगे, 10 नंबर के ही हैं। आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, हर सब सेक्शन में से एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में अटेम्प्ट करने, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का होगा, और आपके पास चॉइस होगी कि हर यूनिट में 2 में कोई एक आप जो है वो सेलेक्ट कर लो। ओके, सो यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे 2 क्वेश्चन है। पहला है डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या रेलिवेंस है, मीन्स एक तरीके से क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको बतानी है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, और इसका रोल बताना है। डिस्कस द रोल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मतलब अलग अलग जो भी फील्ड है, अलग अलग जो डिसिप्लिन है, वो क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, उनका रोल आपको बताना है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, बहुत सारे बच्चों को आता होगा। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में, क्यों आप स्टडी कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वो भी आपको आता ही होगा। तो दोनों में से जो आपको लग रहा है कि ज्यादा आप पॉजिटिवली ज्यादा पॉइंट्स लिख पाओगे जिसमें, ठीक है, अच्छा खासा कंटेंट लिख पाओगे, अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे, आप वो क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम दोनों ही क्वेश्चन की बात करेंगे कि आंसर क्या होंगे। सो चलिए आंसर को देखते हैं। तो अगर हम मूव कर रहे हैं सेक्शन बी यूनिट 1 के साथ, पहला क्वेश्चन था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का रेलेवेंस डिस्कस करना था इन टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट। सो आंसर देखिए आप, इन टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग द सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, या वो मार्केट में सर्वाइव भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इन सब चीज़ों में आपका जो स्टडी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, कि लोग आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पूरे रोल को, उसके बिहेवियर को स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि वही आपकी कहीं ना कहीं सक्सेस को डिटरमाइन करेगा। ऑफ कोर्स अगर आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे खासे मतलब आपने बिहेवियर स्टडी कर रहे हो और आप ये देख रहे हो कि वो इंगेज नहीं है, कोई वर्क इन्वायरमेंट प्रॉब्लम जो भी है, फिर आप उसको फिक्स कर रहे हो, फिर उनको पॉजिटिवली इंगेज करा रहे हो, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा, जब वो अच्छा देंगे, बेस्ट देंगे, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफकोर्स सक्सेसफुल होगी। ठीक है, वो मार्केट में सस्टेन कर पाएगी। तो इंपॉर्टेंस तो है, ये तो आपको समझ में आ रहा है इस पॉइंट से ही। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है आपके यहाँ पे। तो पहला पॉइंट है कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करते हो तो आप एम्प्लॉयज को समझ पाते हो। ठीक है, और जब आप एम्प्लॉयज को समझ पाते हो तो आप उस पर फोकस करना शुरू कर देते हो। विद ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड वेलबींग, ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अभी आपको पता है इस टाइम पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपके जो एम्प्लॉयज है वो सेटिस्फाइड हो, क्योंकि एम्प्लॉयज के पास जो बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड है, ऑफकोर्स उनके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप नहीं देंगे तो किसी और के पास वो जाके अपना बेस्ट देंगे। तो आप अगर अच्छे एम्प्लॉयज को सस्टेन करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी होगी कि आप उनकी वेलबींग का ख्याल रखें, आप उनकी हेल्थ का ख्याल रखें, वो इंगेज हो पाए, वो इन्वायरमेंट उनको दें। तो इसलिए आपको बहुत ही जरूरी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करना, अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय का एंगेजमेंट और प्रोडक्टिविटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़े। तो पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्रैक्टिस, जैसे कि अगर आप सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट देते हो, कल्चर देते हो अच्छा, और उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज देते हो, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराते हो, उनकी वर्क और लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ काम का बर्डन डाल रहे हो, उनको मतलब उनकी फैमिली जो है उसको भी वो वहाँ पे भी खुश रह पाएँ, उसके लिए भी उन्हें समय दे रहे हो उस तरीके से, या ठीक है, या फैमिली वेकेशन अपनी तरफ से उनको दे रहे हो। तो उससे क्या होगा कि एक एम्प्लॉय आपके यहाँ पे टिका रहेगा, इंगेज रहेगा, और इंगेज रहेगा भाई, अपना बेस्ट देगा, तो ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो पाएगी। तो ये ज़रूरी है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी ज़रूरी है, ताकि अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर पाओ, इंगेज रख पाओ और उनसे प्रोडक्टिविटी बढ़वा पाओ। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स में इसको प्रेजेंट करके आ सकते हैं। हम कुछ मतलब 10 नंबर का है, तो ऑफकोर्स हम अच्छे खासे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला एम्प्लॉय इंगेजमेंट और प्रोडक्टिविटी की ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की पहली इंपॉर्टेंस है आपकी, कि एम्प्लॉय इंगेज रहेंगे, प्रोडक्टिविटी रहेगी, अगर आप इसकी स्टडी करके उस तरीके से एप्लीकेशन लगाते हो।
डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, लीडरशिप डेवलपमेंट, टीम कोलैबोरेशन, चेंज मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड वर्क प्लेस कल्चर। अब हम एक एक पॉइंट को जरूर देखेंगे। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इन एन इंक्रीजिंगली डाइवर्स वर्कफोर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू मैनेजिंग एंड लेवरेजिंग डाइवर्सिटी इफेक्टिवली। आपको पता है आजकल का जो भी वर्क प्लेस है या वर्क फोर्स है वो क्या है, डाइवर्स है, मतलब अलग अलग कल्चर से लोग आ रहे हैं, ठीक है। ऑफकोर्स अब मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनी में अलग अलग नेशंस के लोग हैं जुड़े हुए हैं, अलग मैनेजर कोई अलग नेशन का है या अपनी कंट्री से काफ़ी लोग हैं, उस कंट्री के भी लोग हैं। तो यहाँ पे क्या है, डाइवर्स कल्चर, इवन अपनी कंट्री में भी अलग अलग कल्चर के लोग हैं। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को उस तरीके से स्टडी करते हो तो वो आपको एक इंसाइट देता है कि किस तरीके के लोगों से आप कैसे डील करो, कैसे उनको मैनेज करो। तो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करे। इंक्लूसिव इन्वायरमेंट मतलब कि जहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोग को भी लगे कि हाँ हम सब एक हैं, ठीक है। उनको ऐसा ना लगे कि हमें अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है या हमें अलग तरीके से मैनेज किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उनको रिस्पेक्टेड फील होना चाहिए, वैल्यूड फील होना चाहिए, क्योंकि भी इंपॉर्टेंस, उनके भी पर्सपेक्टिव टैलेंट्स को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है जितना कि सबको दिया जा रहा है। तो ये चीज़ आप कर पाओगे, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज लीडरशिप डेवलपमेंट। अच्छी लीडरशिप क्यों चाहिए, ऑफ कोर्स अच्छी लीडरशिप होगी तो लोगों को अच्छा गाइडेंस दे पाएंगे कि कैसे काम करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में आप कंट्रीब्यूशन कर पाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प करता है कि आप ऐसे लीडर्स तैयार करो जिनके पास नॉलेज हो, स्किल्स हो, कि वो लोगों को इंस्पायर कर पाए, मोटिवेट कर पाए और अपनी टीम को एम्पावर कर पाए। लीडरशिप स्टाइल को अंडरस्टैंड करके, कम्युनिकेशन पैटर्न को अंडरस्टैंड करके, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करा के लीडर्स अपनी ऐसी अप्रोचेस को लगा सकते हैं जहां पे उनको लग रहा है कि इस तरीके की सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करना चाहिए। जैसे कि एक लीडर को लग रहा है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिकली हैंडल करना मीन्स जितने भी लोग हैं उनको मुझे डोमिनेट नहीं करना है, बल्कि सबको फ्रीडम दे रखनी है कि सब लोग अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रख सकते हैं और पूरी तरीके से डिसीजन मेकिंग में शामिल हो सकते हैं। तो उस तरीके की फिर आप लीडरशिप अपनाओ। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेसिकली हेल्प करता है कि आप ऐसे लीडर्स तैयार कर पाओ जो आपके टीम को मोटिवेट कर पाए, इंस्पायर कर पाए और अपनी तरीके से जैसे भी सिचुएशन की रिक्वायरमेंट उस तरीके की लीडरशिप स्टाइल को अपना पाए, जिससे कि जो भी कंट्रीब्यूशन करना है उन्हें या एम्प्लॉयज के थ्रू जो भी टास्क करवाने हैं वो करवा पाए और इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूसली होता रहे, ठीक है। नेक्स्ट है टीम कोलैबोरेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो आपको टीम डायनेमिक्स तैयार करने में भी इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरीके से आपको टीम बनाना है, किस तरीके से लोगों को या एम्प्लॉयज़ को इंगेज करना है। मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से आप कैसे उनको इंगेज करोगे कि वो लड़ाई ना करें, ठीक है। कौन सी आप उनको उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की स्ट्रैटेजी अपना सकते हो, कैसा कोलैबोरेशन या टीम वर्क करवा सकते हो, ठीक है। आप मतलब आप ऐसा करा सकते हो कि कुछ गेम्स खिलवा दो जिसमें वो लोग फिर साथ आए, तो हो सकता है जो अगर माइंड में कुछ अलग चल रहा है तो फिर जब वो एक दूसरे को इंगेज होके मतलब एक दूसरे को समझे उस तरीके से तो शायद वो एक अलग पिक्चर देख पाए एक दूसरे की और टीम बन पाए उस तरीके से। तो ऐसा कल्चर लाना जहाँ पे ओपननेस हो, ठीक है, ट्रस्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है दूसरे के लिए, लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, ऐसा एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्रिएट करने में, जिससे आप क्या कर पाते हो, टीम में कोलैबोरेशन ला पाते हो और इफेक्टिवली अपने गोल्स को अचीव कर पाते हो, ठीक है। तो अपने वर्ड्स में लिख के आना, इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ समझा रही हूँ ताकि वो अपने वर्ड्स में लिखना, हेडिंग याद रखना, बाकी कंटेंट आप अपने आप से लिखो, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट का क्या है कि इन टुडेज रैपिडली इवॉल्विंग बिजनेस एनवायरनमेंट, आपको पता है अभी टाइम का ऐसा टाइम है, अभी मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा है कि चेंज होते ही रहते हैं, है ना। अगर आप किसी भी चीज़ में लेके चले जाओ, मोबाइल में भी ले जाओ तो देखो कितने कैटेगरीज में फ़ोन्स जो है वो हर बार कोई ना कोई नया मॉडल अपडेट, ठीक है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी हो, मशीन्स हो या फिर फैशन हो, ये हर चीज़ क्या है, चेंज होता रहता है, एक स्थिर नहीं है, ठीक है, स्टेबल नहीं है, वो चेंज हो रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपको ये सब टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे आप इस चेंज को मैनेज कर पाओ, ठीक है। जैसे कि इम्प्लॉयज़ हैं, आप कोई चेंज आ रहा है तो इम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं, वो उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि नहीं हमें चेंज नहीं एक्सेप्ट करना, हम चेंज नहीं लाना चाहते ऑर्गेनाइजेशन में। तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपको हेल्प करेगा कि आप उनके बिहेवियर की स्टडी कर पाओ, क्यों नहीं लाना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, फिर उस तरीके से उनको अंडरस्टैंड कराना, उनके इमोशनल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझना और फिर उनको ये बनाना कि नहीं अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इससे आपको भी हेल्प होगी, हमें भी हेल्प होगी, और फिर तैयार करा पाना। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपको हेल्प करता है कि आप जो भी चेंज है उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाओ। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ऑफकोर्स कॉन्फ्लिक्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं वो रिजॉल्व करना, मतलब पूरी तरीके से तो रिजॉल्व नहीं कर पाओगे कि एकदम कॉन्फ्लिक्ट कभी हो ही ना, होगी, क्योंकि ऑफकोर्स डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट है, तो दे विल इंटरेक्ट
तो कॉन्फ्लिक्ट छोटे मोटे हो ही सकती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपको स्ट्रैटेजीज देता है जिससे आप इन कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, कैसे? जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, वो आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेसिकली है कि एम्प्लॉयज या जो भी है उनके बिहेवियर को स्टडी करके समझना, ठीक है, उनको समझना, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ किस तरीके से आपको स्टेप्स लेने हैं। तो लिख रहे हैं आपकी टीम में कोलैबोरेशन नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लोगों की व्यू पॉइंट्स अलग हैं, फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उस चीज में आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्या वे हो सकता है, क्यों फाइट कर रहे हैं, क्या बिहेवियर, किस एम्प्लॉयज का क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो क्या समझाना चाह रहा है जो नहीं लोग समझ पा रहे हैं। उस तरीके से फिर एक अच्छा कम्युनिकेशन प्रमोट करना कि वो आपस में इंटरेक्ट करे, कम्युनिकेट करे, और निगोशिएशन टेक्निक्स आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्रोवाइड करता है जिसमें आप ऐसे टेक्निक्स के थ्रू ये डिसाइड कर पाओ कि एक ऐसा पाथ चूज करना है जहाँ पे वो भी रेडी है, आप भी रेडी हो, ठीक है, ना उनकी ना मेरी, बट एक बीच का पाथ जो कि दोनों को सेटल कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप जब स्टडी कर रहे हो पूरे बिहेवियर की, तो आप बेसिकली मैथड्स भी ला पाओगे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे, जिससे क्या होगा, पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। नेक्स्ट इज वर्क प्लेस कल्चर। वर्क प्लेस कल्चर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो वर्क प्लेस है, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन, उसका कल्चर को भी क्या करता है, शेप करता है। कैसे शेप करता है? वहाँ के नॉर्म्स को, वहाँ के वैल्यूज को, वहाँ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके, लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनके क्या वैल्यूज हैं, उनके क्या रूल्स हैं, वो किस चीज को फॉलो करती है, उसको शेप करके, ठीक है। जैसे पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्रैक्टिस प्रमोट ट्रस्ट, ओपननेस, अकाउंटेबिलिटी, क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव कल्चर वेयर एम्प्लॉयज कैन थ्राइव इन। एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो क्या प्रमोट करता है कि लोगों का आपस में ट्रस्ट हो, ठीक है, ओपनली वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए, एक दूसरे के काम के लिए जिम्मेदारी लें, ठीक है, अपने काम की जिम्मेदारी ले, बेसिकली सपोर्टिव हो इन्वायरमेंट। तो इस तरीके का कल्चर डेवलप करने में आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प करता है कि आप ऐसा कल्चर स्टेबल कर पाओ जहां पे लोग इस तरीके से बिहेव करें, ठीक है। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। नेक्स्ट हम मूव करेंगे आंसर 2 के साथ, सो उसको देखते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के में बताना है आपको कौन कौन से डिसिप्लिन हैं जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, किस किस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। ये मीन आप बेसिकली स्कोप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहाँ कहाँ से बना हुआ है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन या सब्जेक्ट है जो उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक फील्ड है स्टडी की, ऑफ कोर्स, जो एग्जामिन्स करती है कि बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ द इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक फील्ड है, ठीक है, एक स्टडी हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में करते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो भी ग्रुप में हैं लोग, या फिर जो स्ट्रक्चर है उसमें कैसे लोग आपस में क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कैसे इनका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशनल की ग्रोथ को, उसकी सक्सेस को, उसके वर्किंग पैटर्न को, उसके इफेक्टिवनेस को बेसिकली क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज है वो कैसा बिहेवियर रखते हैं, क्या वो रूड है, क्या वो नॉर्मल है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, तो उनका जिस तरीके का भी बिहेवियर है उस वजह से ऑर्गेनाइजेशन के काम में कैसा आ रहा है, ये सब हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। तो इट ड्रॉज ऑन प्रिंसिपल फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन, बहुत सारे डिसिप्लिन के प्रिंसिपल से बना हुआ है, जैसे साइकोलॉजी के कुछ चीज़ें इसमें हैं, सोशोलॉजी के, एंथ्रोपोलॉजी के, इकोनॉमिक्स के, जिससे हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को उसके वर्क प्लेस पे, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाते हैं। ऑफकोर्स अगर आप एम्प्लॉय के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाओगे देन आप समझ पाओगे कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। अगर पॉजिटिव है देन वेल एंड गुड, ठीक है, आप उसको प्रमोट कर सकते हो, बट अगर नेगेटिव है देन आप कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हो जिससे क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में अच्छा सा देखने को मिले। तो ये कुछ डिसिप्लिन हैं जो कंट्रीब्यूशन रखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मतलब इनके कुछ टॉपिक्स या इनके कुछ प्रिंसिपल्स या इनके कुछ आइडियोलॉजीज हैं जो हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को करते वक्त ध्यान में रखते हैं या हेल्प लेते हैं। तो साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। वन बाय वन देखेंगे। पहला है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कंट्रीब्यूशन देती है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू इंडिविजुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग। मींस बेसिकली हमारा साइकोलॉजिकल वे क्या है, ठीक है, एक इंडिविजुअल को मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है, वो किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके से चीज़ों को देख के इंटरप्रेट कर रहा है, कैसे डिसीजंस ले रहा है, ये सब हमें साइकोलॉजी के जो भी सब्जेक्ट है इससे हेल्प मिलती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में। मतलब कि अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल फैक्टर, कि हम एक इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल फैक्टर को समझ पाए। साइकोलॉजिकल फैक्टर मीन्स बेसिकली साइकोलॉजी से रिलेटेड, कि वो किस तरीके से
थॉट प्रोसेस कर रहा है अपना, किस तरीके से डिसीजंस ले रहा है, वो हेल्प करता है मैनेजर को कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाए जो एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन दे, उसको इंगेज रखे, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे। जैसे कि प्रिंसिपल फ्रॉम साइकोलॉजी की कैन बी अप्लाई टू डिजाइन जॉब रोल दैट अलाइन विद द एम्प्लॉय स्किल। जैसे आपने देखा कि एक साइकोलॉजी होती है लोगों की कि जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है वो उसमें अपना ज्यादा बेस्ट दे पाते हैं, ठीक है। जिस काम में उनको इंटरेस्ट होगा उसमें अपना 100% देंगे। तो अब यहाँ पे साइकोलॉजी का ये प्रिंसिपल आपने क्या किया, यूज किया। तो जॉब रोज जब असाइन कर रहे थे तो आपने देखा कि किस एम्प्लॉयज को किस चीज में इंटरेस्ट है, उसकी स्किल किस में है, उसके इंटरेस्ट किस में है, उस हिसाब से आपने उसको क्या किया, जॉब दे दी। इससे क्या होगा, वो उस चीज को पॉजिटिवली देखेगा और अपना बेस्ट दे पाएगा और इससे अच्छी परफॉर्मेंस होगी और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को आप ध्यान में रख के क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल की स्टडी कर सकते हो बिहेवियर की, और उस हिसाब से उसके पैटर्न को, उसके वर्किंग पैटर्न को डिजाइन कर सकते हो। सोशियोलॉजी भी हेल्प करता है। सोशियोलॉजी की बेसिकली किस पे फोकस करता है, ग्रुप के डायनेमिक्स में, सोशल स्ट्रक्चर पे और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। सोशल, ठीक है, सोशल लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो ग्रुप में कैसे काम करते हैं, उनको ग्रुप में कैसे अच्छा लगता है, कौन से हम नॉर्म्स है, रूल्स है जो लगा सकते हैं ग्रुप में जिससे वो उनके बिहेवियर को अच्छा कर पाए, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसे बना, लोग कैसे अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, उनको कैसे हमें एक साथ प्रमोट करना है कि वो एक साथ वर्क कर पाए। तो वो सब हम सोशियोलॉजी से हेल्प लेके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी हमें हेल्प करती है ये समझने में कि इंडिविजुअल कैसे ग्रुप में काम कर रहा है, कैसे ग्रुप के नॉर्म्स और रोल्स जो है वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पे असर डालते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एम्प्लॉयज के एटीट्यूड उसके बिहेवियर को शेप करता है। भाई एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर मान लो बहुत ही फ्रेंडली है, लोग एक दूसरे से आराम से बात कर सकते हैं, कोई ऐसा रूल्स या रेगुलेशन वाला सीन नहीं है, ठीक है, ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, इतना फॉर्मल बिहेवियर नहीं है वहाँ पे, इनफॉर्मल है, तो लोग क्या कहेंगे, बड़े आराम से कूल एटीट्यूड के साथ वर्क कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है वो ऑफकोर्स उसके एटीट्यूड और बिहेवियर एम्प्लॉयज के में असर डालता है। तो सोशियोलॉजी भी इस तरीके से हमें हेल्प करेगी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कंट्रीब्यूट करेगी। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी, कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय एग्जामिनिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, डाइवर्सिटी एंड क्रॉस कल्चरल डिफरेंस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को एंथ्रोपोलॉजी कैसे कर रही है कंट्रीब्यूट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, ये हेल्प करती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को एग्जामिन कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन के डाइवर्सिटी को, अलग अलग जो लोग हैं वो कैसे इंटरेक्ट करें, कैसे काम करें, कहाँ से उनकी क्या आइडियोलॉजीज है। क्रॉस कल्चर डिफरेंस क्या है, मान लो अलग अलग कल्चर के लोग हैं तो उनमें आपस में डिफरेंस क्या है, उसको हमें एग्जामिन करने में हेल्प करता है एंथ्रोपोलॉजी। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कल्चर फैक्टर्स को अंडरस्टैंड कर पाए जो एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के कम्युनिकेशन को, उसके सोचने के तरीके को, उसके डिसीजन मेकिंग पे असर डालते हैं। और जब वो उनके कल्चर को अंडरस्टैंड कर पाएगा तो उसी हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज डिजाइन करे, उसी तरीके से लोगों के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए, उनके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हुए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे ऑर्गेनाइजेशन में जो इंक्लूसिव हो, मीन्स समावेशी हो, जहाँ पे सबको हम इंक्लूड कर पाए, सबको ऐसा ट्रीटमेंट दे पाए जहाँ पे सबको ये ना लगे कि वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, या इवन अगर उनको लगता है कि वो अलग अलग कल्चर से हैं, देन टू दे फील सो इंटीग्रेटेड विद ईच अदर कि उन्हें लगे कि हम सब एक ही हैं, ऑल दो वी आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। तो एक यूनिटी वाला पर्सपेक्टिव लोगों में डेवलप कर पाए जिससे टीम ग्रुप एफर्ट्स जो है वो और प्रमोट हो पाएंगे। इकोनॉमिक्स भी हेल्प करता है। इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है इंसाइट इनटू ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब इकोनॉमिक्स किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो डिसीजन मेकिंग पे ध्यान दे पाए, कैसे उसको रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे उसको परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करना है। अब एम्प्लॉयज अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप उनको देखो, मेजर करो, उस हिसाब से आप लोगों को गाइड करो, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करो, रिसोर्स का एलोकेशन प्रॉपर करो ताकि लोगों को, एम्प्लॉयज के पास अवेलेबल रिसोर्सेज रहे जिससे वो अपना कुछ बेटर रिजल्ट दे पाए, ठीक है। तो इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज मार्केट डायनेमिक्स। इसके साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो मार्केट के डायनेमिक को समझ पाए, कंपटीशन कैसा है, ठीक है, मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या ले सकते हैं जिससे वो अच्छे डिसीजंस ले और एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाएँ। तो जब ये सारी चीज़ें आप एक अलाइन में करके चलोगे, डिसीजन मेकिंग को, रिसोर्स एलोकेशन को, फाइनेंस वगैरह को, तो बेसिकली आप एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गोल्स को अचीव कर पाएगी और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएगी। नेक्स्ट है अदर कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन जो है वो है पॉलिटिकल साइंस विच एक्सप्लोर पावर डायनेमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स एंड मैनेजमेंट साइंस
which focus on organizational design, strategy formulation and operational efficiency. पॉलिटिकल साइंस जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कंट्रीब्यूशन करती है। ये एक्सप्लोर करता है पावर डायनेमिक्स की, पावर डायनेमिक्स क्या, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स कैसे चल रही है। ऑफकोर्स आपको पता है लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स रखते हैं, ठीक है, मैनेजर, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, सारी पॉलिटिक्स वगैरह सब चलती है। लोग टैक्टिक्स अपनाते हैं पोजीशन में, पावर में आने की, तो उसको एक्सप्लोर कर पाना, ठीक है, ताकि आप मैनेज कर पाओ लोगों को कि लोग गलत ट्रैक पे ना जा रहे हो, एक दूसरे को डोमिनेट ना कर रहे हो, है ना। तो वो सब चीजें आप समझ सकते हो, उस हिसाब से स्ट्रैटेजीज बना सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से चीजें जो अगर हो भी रही हैं तो आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो, और कैसे लोगों को अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो, एक साथ यूनिटी ला सकते हो, ठीक है। तो वो हेल्प करेगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में देखा कि इस तरीके से बहुत सारे डिसिप्लिन है जो उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इफेक्टिव रहे, सक्सेसफुल रह पाए और चेंजेस को अडॉप्ट कर पाए। तो ये थे कुछ डिसिप्लिन जो हमने देखे, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा और जो डिसिप्लिन अगर आपको लग रहे हैं, आपको आते हैं, तो आप उसको भी देख के आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी यूनिट सेकेंड, और यूनिट सेकेंड में आपके दो क्वेश्चन है जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। पहला है एक्सप्लेन मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो इनकी जो भी मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स है, सबको पता होगा, ये आपने 11th 12th और 10th हर 8th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, कि ह्यूमन नीड्स के मैस्लो ने जो है, ब्रांड मैस्लो ने एक हायरार्की दी है, ठीक है, कि एक एक करके नीड आप क्या करते हो, सेटिस्फाई करते जाते हैं, एंड देन आप टॉप पे जाते हो, ठीक है। तो वो और क्या इंपॉर्टेंस है इस थ्योरी की, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है डिस्कस द फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, कि एक इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो क्या कैसे बना है, उसका बेस क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है, ये डिस्कस करना है। तो हम वन बाय वन इनके आंसर्स को देख लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट था आपका मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है, ओके, क्वेश्चन 4 है, आंसर 4। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड इज अ थ्योरी प्रपोज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो इन 1943 में इन्होंने ये थ्योरी दी। ये सजेस्ट करता है कि ह्यूमन नीड्स को हम अरेंज कर सकते हैं एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर में, ठीक है, एक स्ट्रक्चर में अरेंज कर सकते हैं, मींस टॉप टू बॉटम, इस तरीके के स्ट्रक्चर से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एक किसकी, ह्यूमन की नीड को। तो यहाँ पे जो भी नीड सबसे कम, ठीक है, विथ लोअर ऑर्डर नीड्स नीडिंग टू बी सेटिस्फाइड बिफोर हायर ऑर्डर नीड्स बिकम मोटिवेटिंग फैक्टर। मतलब पहले आपको सबसे जो बेसिक नीड है वो पूरी करनी है, फिर आपको टॉप लेवल नीड पे जाना है, ठीक है। तो जिस भी लोअर नीड में होते हैं, जैसे आपने वो अचीव कर ली, तो जो ऊपर वाला लेवल है वो आपको मोटिवेट करता है कि अब आप ऊपर आओ। फिर जब ऊपर वाली नीड को पूरा कर लेते हो, फिर उसकी ऊपर वाली नीड का जो लेवल है वो आपको मोटिवेट करता है कि आप उसको भी अचीव करो। तो इस तरीके से आप मूव ऑन करते जाते हो। तो ये 5 लेवल्स होते हैं बेसिकली। पहला है आपका साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड क्या है आपका, साइकोलॉजिकल नीड्स दीज आर द बेसिक्स बायोलॉजिकल नीड्स सच एज फूड, वाटर, शेल्टर एंड स्लीप। मीन्स अगर आपके पास, ठीक है, आप अगर लो से स्टार्ट करते हो, मीन्स अगर आप सबसे डाउन से स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपको बेसिक नीड पूरी करनी होगी कि आपके पास खाना हो, आपके पास पानी हो, आपके पास छत हो और आपके पास सोने के लिए जगह हो, ठीक है, मीन्स नींद हो। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपके पास होना चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिकली आप कह सकते हो। तो ये एक इंसान की पहले लेवल की नीड होती है जो उसको पूरी करनी होती है। ये जब पूरी हो जाती है, तब वो उसको जो इसके ऊपर वाली नीड है वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ कि आप वो उसके तरफ मूव करें। वो होती है आपकी सेफ्टी नीड, कि एक बार आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, देन इंडिविजुअल सीख करता है कि उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले, ठीक है। एक बार आपने फूड, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान हो गया, आप आराम से सेटल हो गए, फिर आपको लगता है कि यार मेरे पास सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। मीन्स अगर मुझे ऐसा ना हो कि कल को मेरे घर में कोई चोरी कर ले, या मुझे कोई फिजिकली हार्म कर दे, इमोशनली हार्म कर दे, ऐसा ना हो, मेरे पास पैसे रहे, स्टेबल रहे, ऐसा ना हो कल को फिर मैं सड़क पे आ जाऊं, और मेरी हेल्थ सही रहे। तो इस तरीके की नीड पे आप फिर फोकस करते हो कि मेरी सेफ्टी हो जाए बेसिकली। और जब आप सेफ्टी नीड को भी सेटिस्फाई कर ले जाते हो, देन आप मूव करते हो लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड पे। Safety needs are fulfilled, people crave social connection, love and sense of belongingness with family, friends and communities. Of course, एक बार आपकी social need पूरी, मतलब बेसिकली आपको साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, सॉरी नॉट साइकोलॉजिकल, फिजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, सेफ्टी नीड पूरी हो गई, देन आप मूव करते हो लव एंड बिलोंगिंगनेस में। मीन्स आपको लगता है कि लोग भी मुझे जाने, मैं सोशल कनेक्शन बना पाऊँ, मेरे पास दोस्त हो, मेरे पास फैमिली हो, कम्युनिटी हो, इस नीड पे आप मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद स्टीम नीड। स्टीम नीड क्या होता है, एक बार आपकी सोशल नीड पूरी हो गई, इंडिविजुअल जो है वो रिकॉग्नाइजेशन मांगता है, ठीक है, वो रिस्पेक्ट मांगता है, वो सेल्फ स्टीम मांगता है लोगों से,
ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल हो गई, पूरी सेफ्टी है, वो उसको कोई डर नहीं है कि उसको कोई फिजिकली हार्म करेगा, उसका पैसा खो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो स्टेबल हो गया पूरी तरीके से, लोग हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है ना, वो रिस्पेक्ट चाहता है अपनी सोसाइटी से, वो चाहता है कि लोग मुझे पहचाने, ऐसा नहीं कि मैं भीड़ में घूम रहा हूँ कोई मुझे जानता नहीं है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन, एक रिस्पेक्ट, एक अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करूँ वहां पे भी मेरा कोई नाम हो, वहां पे भी लोग मुझे जाने, मेरी सेल्फ वर्थ हो। ठीक है, फिर वो चीज अचीव करने के लिए मूव करता है। और एक बार जब उसको सेल्फ स्टीम वाली नीड पूरी हो जाती है, देन वो मूव करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे। मीन्स ये सबसे टॉप लेवल वाली नीड होती है, जब आप पूरे इन सारी चीजों से पार कर ले जाते हो, तब आप बेसिकली इस नीड पे आते हो, जो कि बहुत कम लोग बात पाते हैं एज पर अब्राहम मैस्लो। ये होता है कि इंडिविजुअल परस्यूज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्ट्राइविंग फॉर पर्सनल ग्रोथ, फुलफिलमेंट, रियलाइजिंग देयर फुल पोटेंशियल। बेसिकली वो यहाँ पे ये समझ जाता है कि वो किस चीज के लिए बना है, उसका क्या फुल पोटेंशियल है, उसको क्या लाइफ में करना है, उसका पर्पस क्या है उस लाइफ में। जब वो ये समझ जाता है, वो होता है उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मीन्स खुद को वो पूरी तरीके से एक्चुअल में जान पाता है। यहाँ पे खुद को जान पाना, खुद का ग्रोथ जान पाना, खुद का पोटेंशियल जान पाना, खुद के एग्जिस्टेंस को समझ पाना, ये होती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये थी आपकी 5, अकॉर्डिंग टू 5 लेवल की बात करी जाएगी ना, तो ये 5 लेवल वाली नीड है। ये ऊपर ऊपर जाता जाता है, ये एरो आप इस तरीके से कर लो कि ये ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको चाहिए कि आप फिजियोलॉजिकल, अच्छा हाँ, ये डायग्राम मैंने इस तरीके से बनाया है, मतलब कि ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली यहाँ पे रख दी है। इस तरीके से बना सकते हो, वरना आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के आना, क्योंकि हेरिकल स्ट्रक्चर बेसिकली आप ऐसे ही बनाना, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखना बेसिक, फर्स्ट स्टेज, यहाँ पे दूसरी लिखना सेफ्टी नीड, फिर यहाँ पे लिखना लव एंड बिलोंगिंगनेस, स्टीम, और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, डायग्राम इस तरीके से बनाना जो मैंने अभी बताया आपको। ओके, और बेसिकली यहाँ पे फिर आप एरो बना सकते हो किस तरीके से ये मूव कर रहा है। तो ये है आपका मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। नेक्स्ट था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है, हम इस थ्योरी से क्या समझते हैं, क्या हेल्प है हमारा। तो मैस्लो थ्योरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डू व्हाट दे डू। मतलब लोग क्यों करते हैं जो वो कर रहे हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। क्योंकि आपको अगर ये समझ पाओगे कि लोगों को पहले बेसिक नीड पूरी करनी ही है, उसके बाद ही वो आगे जा पाएंगे, या वो लोग उस लेवल में आप बेसिक नीड पूरी हो जाने के बाद क्यों वो चाहते हैं कि उन्हें सेफ्टी नीड पूरी करनी है, या फिर वो क्यों सेफ्टी भी पूरी करने के बाद लोगों से रिकॉग्नाइजेशन के लिए भागते हैं, तो ये आप समझ पाओगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एक नीड की हायरार्की है, एक के बाद दूसरे की, दूसरे के बाद तीसरी आनी ही आनी है, और जब तक पहली नीड नहीं पूरी हो तब तक आप दूसरे में जंप नहीं कर सकते हो। तो एक स्ट्रक्चर में, एक हायरार्की में चीजें जो है वो चलेंगी। सो इट सेज दैट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स, अलग अलग नीड है, जैसे कि फूड है, सेफ्टी है, लव, रिस्पेक्ट, रीचिंग देयर फुल पोटेंशियल। दीज नीड्स आर अरेंज्ड इन अ पिरामिड एंड पीपल फोकस ऑन द वंस एट द बॉटम फर्स्ट। सबसे पहले उन्हें बेसिक नीड पूरी करनी होती है, फिर धीरे धीरे वो मूव करते हैं। थ्योरी को हम साइकोलॉजी में भी यूज करते हैं, ये समझने के लिए पीपल कैसे सोच रहे हैं और वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑफ कोर्स अगर उनको सेफ्टी वाली नीड चाहिए तो फिर वो उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देंगे कि मुझे कैसे भी करके फाइनेंशियली स्टेबल होना है, या मुझे किसी भी तरीके से अपने आप को सिक्योर करना है, फिर वो उस चीज़ के लिए भागेंगे। तो वो उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, वो उस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं, ये आपको हेल्प करती है ये थ्योरी अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, ताकि आप मोटिवेट कर पाओ एम्प्लॉयज को। ऑफकोर्स अगर आपके एम्प्लॉयज, आपको पता है कि इस नीड के लिए उनको ऑफकोर्स है, ठीक है, वो अर्ज है, तो फिर आप उस तरीके से उसी नीड को उनको ये दिखा के कि हम आपकी पूरी करवाने में हेल्प कर सकते हैं, या वी कैन गिव यू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो फिर वो मोटिवेट रहेंगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक आपका यूज़ है इस थ्योरी का साइकोलॉजी में, ये समझ पाने के लिए लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्यों बिहेव कर रहे हैं, और किस तरीके से आप एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से मैनेज कर सकते हो और प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो टू मीट देयर नीड। ऑफ कोर्स अगर आपको पता है ये इस नीड पे है, तो मार्केटिंग भी उसी तरीके से कर सकते हो कि वो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदें। ठीक है, तो ये है आपका इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है कि मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर, यहाँ पे देखते हैं मार्केटिंग वाला कि नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटर यूज मैस्लो थ्योरी टू सेगमेंट कंज्यूमर मार्केट एंड क्रिएट प्रोडक्ट एंड मैसेज दैट अलाइन विद कंज्यूमर नीड्स एंड डिजायर। मार्केटर्स जो होते हैं वो मैस्लो थ्योरी को यूज करते हैं ताकि वो कंज्यूमर मार्केट को उसी तरीके से क्या कर पाए, टैप कर पाए, ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे मैसेजेस क्रिएट कर पाए जो कंज्यूमर की नीड्स और डिजायर से क्या करता हो, अलाइन करता हो, जुड़ता हो। ठीक है, जैसे उसकी कोई सेफ्टी नीड है तो उसी तरीके से सेफ्टी वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम उसको सेल आउट कर सकते हैं वैसे मैसेज के साथ, जिससे वो क्या हो, मोटिवेट हो जाए उसको खरीदने के लिए।
मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, इन मैनेजमेंट हायरार्की इन्फॉर्म्स स्ट्रैटेजीज फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। ऑफ कोर्स जो भी हायरार्की जिस लेवल पे उस हिसाब से आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। जैसे जो एम्प्लॉय पहले लेवल पे उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए बेसिक नीड, उसको पैसे चाहिए ताकि वो अपना घर ले ले, खाना का अरेंजमेंट कर ले, स्लीप चाहिए, फिर ऊपर वाली भी सेफ्टी नीड में भी उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, तो पैसा चाहिए। तो आप वैसी टेक्निक के साथ उसको मोटिवेट कर सकते हो, मीन्स फाइनेंशियल चीजों को आप यूज करके उसको मोटिवेट कर सकते हो। वही चीज उसको मोटिवेट करिए। वहां पे आप उसको पहले कह दो मैं आपको रिकॉग्नाइजेशन दे रहा हूं, तो नहीं, अभी उसको बेसिक चीज चाहिए। लेकिन जो एम्प्लॉयज दो नीड को पूरा करके ऊपर आ चुके हैं, जहां पे उन्हें सोशल नीड से भी ऊपर, जहां पे उन्हें स्कीम चाहिए, ठीक है, जहां पे उन्हें रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, पहचान चाहिए, तो फिर आप वहां पे उनको पैसे देके नहीं वो चीज करा पाओगे, मोटिवेट कर पाओगे, उनको वो चीज देके कर पाओगे जिस लेवल पे वो है। तो एक मैनेजमेंट इस चीजों को यूज कर पाता है ताकि वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर पाए, उसको एंगेज कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को प्रमोट कर पाए। नेक्स्ट है सीक्वेंशियल नीड फुलफिलमेंट। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि इंडिविजुअल जो है प्रायोरिटाइज करता है मीटिंग लोअर लेवल नीड सच एज फूड सेफ्टी बिफोर मूविंग ऑन टू हायर लेवल नीड लाइक लव एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब कि जो भी थ्योरी है ये हमें बताती है कि जो इंडिविजुअल है वो सबसे पहले लोअर नीड्स को पूरा करता है, फूड एंड सेफ्टी को, इससे पहले कि वो ऊपर वाली नीड्स पे जाए। तो एक हमें सीक्वेंस बता देता है कि नीड फुलफिलमेंट का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो ये था आपका कि क्या इंपॉर्टेंस है और मैस्लो हायरार्की ऑफ थ्योरी क्या है। नेक्स्ट है कि फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर के हमें बताना था एलिमेंट्स क्या है, क्या फाउंडेशन इंडिविजुअल बिहेवियर को कौन सी चीजें जो है वो उसका बेस बनाती है, फाउंडेशन रखती है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर की। तो इंडिविजुअल बिहेवियर कहाँ से बन रहा है बेसिकली वो आपको बताना है। तो बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो हमारे सोचने के तरीके को, हमारे फील करने के तरीके को, या हमारी अलग अलग सिचुएशन में एक्ट करने के तरीके को, बिहेवियर को बेसिकली क्या करते हैं, शेप करते हैं। तो यहाँ पे आपका बिहेवियर कैसे बना है वो बेसिकली आप यहाँ पे समझ रहे हो, या एम्प्लॉयज के कैसे बिहेवियर है, वो कहाँ से वो डेवलप हुआ है, उसका वो बिहेवियर, वो पैटर्न सोचने का, वो तरीका, चीजों को देखने का, फील करने का, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो फैक्टर्स। तो पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर कि जेनेटिक्स क्या है आपका, ब्रेन स्ट्रक्चर किस तरीके से है आपका, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, ये आपके बिहेवियर को शेप करने में क्या करता है, रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं वो जेनेटिकली क्या है, इंटेलिजेंट है, तो भाई अगर वो इंटेलिजेंट वाला ट्रेट है उनके अंदर तो वो इंटेलिजेंटली सोचेंगे, समझेंगे चीजों को। कुछ लोगों का टेम्परामेंट क्या है, जेनेटिक है, लाइक वो कूल टेम्परामेंट के हैं, ठीक है, काम रहते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, वो बहुत ही जल्दी चिल्लाने लगते हैं, घबराने लगते हैं। तो फिर वो सारी चीजें भी हमारे बिहेवियर को क्या कर रही है, शेप कर रही हैं। तो ये है पहला फैक्टर जो हमारे बिहेवियर को शेप करता है, वो है बायोलॉजिकल। तो बहुत सारे फैक्टर हम देखेंगे, बायोलॉजिकल देखेंगे, साइकोलॉजिकल देखेंगे, सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, मीडिया एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये बेसिकली मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं बता रही हूँ कि जल्दी जल्दी बताना है, इसलिए ताकि आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन देके आओगे कॉपी में, ठीक है। तो आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इंडिविजुअल बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉग्निटिव प्रोसेस, इमोशंस, पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड लर्नड एक्सपीरियंस। जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो उसके कॉग्निटिव प्रोसेस मीन सोचने का तरीका क्या है, उसका मेंटल प्रोसेस क्या है, या उसके इमोशन या उसकी पर्सनालिटी ट्रेट, या उसने क्या सीखा है अपने लाइफ में, उसके एक्सपीरियंस क्या है, वो सब चीजों से क्या है बना होता है या इन्फ्लुएंस्ड होता है। ऑफकोर्स हमने जो भी हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है उसी तरीके से फिर हम क्या करने, बिहेव करने लगते हैं। अगर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ चीजें हमने देखी कि नहीं ऐसे नहीं है, ऐसी होनी, तो हम उसी चीज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो हमारा परसेप्शन क्या है, चीज़ों को देखने का तरीका कैसा है, हमारी मेमोरी कितनी है, क्या हम याद रखते हैं, क्या नहीं याद रखते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर पाते हैं, ये सब हमारे इंडिविजुअल के बिहेवियर को, उसका तरीका, कैसे वो इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये सब शेप करता है। ठीक है, फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर में आता है हमारा इमोशन। तो इमोशंस भी आपको भैया इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपके मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो बहुत इमोशनल है वो फिर इमोशनल तरीके से डिसीजन लेगा, ठीक है, वो उसी तरीके से बिहेव करेगा। पर्सनैलिटी ट्रेट, आप एग्रेसिव हो, ठीक है, या इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हो, वो भी आपके बिहेवियर को बता रहा है। एडिशनली आपने क्या सीखा, आपका लर्न एक्सपीरियंस क्या है, वो जैसे कि आपने कैसे सोशलाइजेशन सीखा है, एजुकेशन आपकी क्या है, आप अपब्रिंगिंग क्या है, वो भी आपके एटीट्यूड, आपकी वैल्यूज, आपकी बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशलाइजेशन विद फैमिलीज, पीयर ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर को सेव करने के लिए जो हमारी सोशलाइजेशन है, हमारी फैमिलीज में, हम फैमिली से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने जो पीयर्स ग्रुप है उनके साथ, दोस्तों के साथ कैसे रहते हैं, कम्युनिटी में कैसे रहते हैं, वो जो हमारा सोशलाइजेशन है, घुलने मिलने का
तरीका है वो भी हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। सोशल नॉर्म, वैल्यूज, एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर को। जैसे सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं कि आपको इसी तरीके से बिहेव करना, तो हम उसी तरीके से फिर बिहेव करते हैं, हमारी आइडेंटिटी उसी तरीके से बन जाती है, हमारा खुद के लिए कॉन्सेप्ट भी उसी तरीके से आ जाता है। तो हमारे कल्चर में क्या कस्टम है, क्या ट्रेडिशन है, उस तरीके से भी इंडिविजुअल का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। तो एम्प्लॉय जो भी आपके यहाँ पे है वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका सोशल कल्चर क्या है, वो भी उनके बिहेवियर को शेप करता है। तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयज को देखते हो कि वो बेसिकली इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो हो सकता है उसका सोशल बैकग्राउंड ऐसा ही उसको सिखा के भेजा हो, उसकी शेपिंग इसी तरीके से की गई हो, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर बेसिकली आपकी फिजिकल सराउंडिंग्स जो है, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ये भी इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब कि किस जगह से है आप, अर्बन में हो, रूरल सेटिंग में हो। ऑफकोर्स अर्बन एरिया की लाइफ चॉइस अलग होती है, ठीक है, गांव के लोग, शहर के लोगों की ऑफकोर्स लाइफ स्टाइल अलग होती है, उनका बिहेवियर अलग होता है, उनका सोशल तरीका अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, उनका घुलने मिलने का तरीका अलग होता है। तो वो भी आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है कि इंडिविजुअल को। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर कि उसकी इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी है उसके पास, ठीक है, वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके बिहेवियर को। भाई एजुकेटेड लोग और अच्छे से बिहेव करते हैं, जो कि उनसे उम्मीद की जाती है, ठीक है। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, जरूरी नहीं है वो किताबी ज्ञान हो, वो लाइफ का भी एजुकेशन अगर आपके घर में अच्छा मिला है आपको, तो आप अच्छे से बिहेव करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, जो वैल्यूज, नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस हैं हमारे, वो ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली कैसे बना ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या है, उसके नॉर्म्स क्या है, उसकी प्रैक्टिसेस क्या है, वो किस तरीके से काम करती, किस तरीके से सोचती, किस तरीके से चीज़ों को देख रहा है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है कि एम्प्लॉयज़ को कैसे बिहेव करना है। कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू है कि वो अपने कस्टमर्स को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, तो भाई वहाँ के एम्प्लॉयज़ उसी तरीके से ट्रीट करते हुए आपको दिख जाएंगे, भले ही वो एम्प्लॉय कितना ही एग्रेसिव नेचर में हो सोसाइटी के लिए या लोगों के लिए, पर वो वहाँ पे सही से काम करता दिखेगा आपको। Next is technology and media influence. Technological advancement and media exposure have a profound impact on individual behavior. टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस हो रही है, मीडिया का एक्सपोजर कितना है लोगों पे, वो भी उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी मतलब क्या कि जो भी आप गैजेट्स यूज़ कर रहे हो, ये भी आपकी आजकल इंगेजमेंट वाली टेक्नोलॉजी है, जो भी आप मीडिया, आप इंस्टाग्राम, जो भी टेलीविजन एडवर्टाइज, ये सब जो भी आप देख रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, ऑनलाइन इंगेजमेंट है जो भी आपका, जो आप चलाते हो इंस्टाग्राम, ये भी आपके बिहेवियर को शेप कर रहा नहीं कर रहा। आप जो भी देख रहे हो वही तरीके से आप बनते जा रहे हो, उसी तरीके से आप सोचते जा रहे हो। मीडिया में आप क्या देख रहे हो, न्यूज़ कैसे देख रहे हो, उसी तरीके से आपका परसेप्शन बन रहा है, तो ये भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशन एक्सपीरियंस आपका कैसा है, वो भी आपके बिहेवियर को ऑफकोर्स इन्फ्लुएंस करेगा। एजुकेशन आपको नॉलेज देती है, स्किल्स देती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर पाओ। करियर चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, आप मतलब आपकी जैसी स्किल्स होगी, जैसी नॉलेज होगी, उसी तरीके से आप अपने लाइफ में करियर चूज करोगे, वैसे ही डिसीजंस ले पाओगे। हायर लेवल एजुकेशन बेसिकली ग्रेटर कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब आपकी एजुकेशन का अगर लेवल हाई है, इसका मतलब आपका सोचने का तरीका बहुत ही अच्छा है, आप मतलब क्रिटिकल थिंकिंग है, आप बहुत डेप्थ में चीज़ों को समझ पाते हो, प्रॉब्लम को बहुत ही डेप्थ में, गहराई में जाके उसको सॉल्व कर पाते हो, न्यू आइडियाज़ के लिए एकदम ओपन हो, बिकॉज यू आर एजुकेटेड। हायर लेवल आप एजुकेशन दिए हो, इसका मतलब आपने बहुत ही बड़े लेवल की तैयारी कर रखी है। सो इन समरी हम ये कहेंगे कि ये सारे जो भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, आपके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चर, एनवायरमेंटल फैक्टर, ये सब आपके बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, या कहें इंडिविजुअल के बिहेवियर को बनाते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट यूनिट का क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये है आपका कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, आउटलाइनिंग द हिंड्रेंस इन इट एंड हाउ दे कैन बी ओवरकम टू फॉर्म इफेक्टिव ग्रुप। ठीक है, ग्रुप फॉर्मेशन का प्रोसेस बताना है, कौन कौन सी रुकावटें पैदा करती हैं ग्रुप को फॉर्म करने में, और कैसे इनको ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल लीडरशिप स्टाइल यूजुअली अडॉप्टेड इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। कौन कौन सी लीडरशिप स्टाइल्स हैं, बेसिकली ये बताना है, और इफेक्टिव लीडरशिप का प्रोसेस डिस्कस करना है। तो हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यूनिट थर्ड का पहला था ग्रुप फॉर्मेशन वाला। तो ग्रुप फॉर्मेशन क्या है, ग्रुप फॉर्मेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है जहां पे इंडिविजुअल एक साथ आते हैं ताकि वो कॉमन गोल्स को अचीव कर पाए, इंटरेस्ट को शेयर कर पाए और एक साथ सॉल्व कर पाए प्रॉब्लम्स। ग्रुप फॉर्मेशन बेसिकली ग्रुप लोग जब एक साथ, अलग अलग इंडिविजुअल एक साथ आते हैं, एक साथ एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, इसलिए ताकि जो भी कॉमन गोल है, ऐसा गोल सबको मिलकर अचीव करना है परफॉर्मेंस के थ्रू, वो अचीव कर पाए, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं साथ मिलके। तो ग्रुप फॉर्मेशन स्टेज हमने इससे पहले वाले भी
पार्ट में पढ़ा था, जहाँ पे 2 नंबर वाला क्वेश्चन था कि कौन कौन सी स्टेजेस है, वहाँ पे शॉर्ट में था, यहाँ पे आपसे लॉन्ग में पूछा गया है। तो पहली स्टेज आती है, वो आती है आपकी फॉर्मिंग, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म करते हैं ग्रुप को। मीन्स इंडिविजुअल एक साथ आते हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग थिंकिंग वाले लोग ऑफकोर्स एक साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं कि ये ग्रुप क्यों बना है, इसका गोल क्या है। पीपल मे बी पोलाइट एंड कॉन्शियस एज दे एसेस देयर रोल्स एंड डायनेमिक्स ऑफ द ग्रुप। भाई शुरुआत में लोग ऑफकोर्स पोलाइट होते हैं और कॉन्शियस होते हैं कि क्या है रोल, अपने रोल्स को समझना, फिर क्या ग्रुप है, कैसे लोग यहाँ पे। जैसे मैं आपको मान लो कल को एक ग्रुप में आपको शामिल कर दूं, ठीक है, जहाँ पे 10 लोग अलग अलग आए हुए हैं, तो वहां पे आप जाते लड़ने तो लगोगे नहीं, ऑफकोर्स शांत रहोगे, समझोगे मेरा क्या रोल है, हम बने क्यों हैं, एक साथ आए क्यों हैं, और क्या अचीव करना है, और कौन कौन से लोग हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं। वो बेसिक एक एक इनिशियल कह सकते हो स्टेज है ये। नेक्स्ट जो स्टेज आती है आपकी, वो आती है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग मीन्स क्या है, इनिशियल हो गया, मीन्स लोग आ गए एक साथ, एक दूसरे का पर्पस समझ गए हैं, गोल क्या है, ग्रुप क्यों बना है, वो अंडरस्टैंड कर गए हैं, पोलाइट थे ऑफकोर्स, स्टार्टिंग में आके कोई फाइट नहीं करता, समझने की कोशिश करता है बना क्यों है। नेक्स्ट है स्टॉर्मिंग। यहाँ पे इस स्टेज को हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन। मीन्स यहाँ पे अब जो ग्रुप मेंबर हैं वो अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं कि हम ये चाहते हैं, मतलब गोल ये है, मान लो आपका टारगेट है कि 20,000 मंथली सेल करनी है, ग्रुप बना है, अब यही ग्रुप डिसाइड करेगा कैसे क्या करना है, स्ट्रेटेजीज क्या है। तो अब लोग क्या करना है, अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं कि हम इस तरीके से करें, कोई कह रहा है हम इस तरीके से, नहीं आपका आइडिया गलत है, हम इस तरीके से करेंगे। तो अब लोग क्या करने लगते थे, कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू करते हैं, कॉम्पिटिशन हो जाता है ग्रुप मेंबर्स में कि हम बेटर, हम ग्रुप लीड कर रहे हैं, हम अच्छा आइडिया दे रहे हैं, ये वो सब कुछ। क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी अलग है, लोगों का सोचने का तरीका अलग है, सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रुप में टेंशन होना शुरू हो जाती है इस स्टेज पे। तो एक इस तरीके से डायग्राम आप बना सकते हो, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एंजॉयिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है नॉर्मिंग। अब इस फेज में ग्रुप मेंबर कुछ रूल्स डेवलप करते हैं, नॉर्म डेवलप करते हैं कि इस तरीके से हमें जो है वो डिसीजन, मान लो नॉर्म रूल स्टैब्लिश किया कि डिसीजन जो है वो मेजोरिटी से होगा, हम वोटिंग करेंगे, तो फिर उसी तरीके से आपको ग्रुप के जो भी डिसीजन हैं वो लेने हैं। फिर एक तरीका मीन्स ऑफकोर्स अब कॉन्फ्लिक्ट हो तो कोई तरीका तो अपनाएंगे ना, जिससे चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाए, तो वो वाली स्टेज है नॉर्मिंग। तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैब्लिश करना, गाइड करना लोगों के इंट्रैक्शन और बिहेवियर को, मतलब ऐसे रूल्स नॉर्म क्यों बना रहे हो, ताकि लोगों को बिहेवियर को गाइड कर पाओ कि किस तरीके से हमें ग्रुप में परफॉर्म करना है। ये रूल्स हैं, यहाँ पे कोई रूडली बात नहीं करेगा, कोई किसी को गलत नहीं बोलेगा, ये रूल्स हैं, उसी तरीके से लोगों को बिहेव करना और इंटरेक्ट करना है ग्रुप में। इससे क्या होगा, जब लोग उसी तरीके से फॉलो अप करेंगे तो उनके बीच में ट्रस्ट आना शुरू हो जाएगा, एक तरीके की बिलोंगिंगनेस आने लग जाएगी, जिससे हमारा ग्रुप क्या होगा, मजबूत होगा। नेक्स्ट आती है परफॉर्मिंग, जिस चीज़ के लिए आप आए हो, नॉर्म्स है, अब आप उसी तरीके से काम कर रहे हो, अब आपको परफॉर्म करना है गोल्स को अचीव करने के लिए एक साथ कोलैबोरेटिवली। ठीक है, कोलैबोरेट करके काम करना है। यहाँ पे देयर इज हाई लेवल ऑफ कॉपरेशन। इस लेवल पे जब तक लोग आते हैं ग्रुप में, उनका लेवल ऑफ कॉपरेशन बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ग्रुप में एक बॉन्डिंग बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है जॉइनिंग, मीन्स ये फाइनल स्टेज होती है, यहाँ पे अब ग्रुप ने पर्पस पूरा कर लिया है, परफॉर्म कर लिया है, तो जिस पर्पस के लिए बना था जब वो पूरा हो गया, तो भाई अब ग्रुप क्या होगा, डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। मीन्स अब सब लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, टास्क कंप्लीट हो गया, मेंबर लीव कर देते हैं ग्रुप को। ठीक है, ग्रुप इन्वॉल्व टू न्यू फॉर्म। दिस स्टेज में इन्वॉल्व फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब जब ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं लोग पर्पस पूरा कर, तो लोगों को ऑफकोर्स सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं कि चलो सही है, हमारा जो टास्क है वो पूरा हो गया, वी आर हैप्पी। या फिर कुछ लोगों को भाई नहीं अच्छा लगता है, उनकी बात मान लो बात नहीं, तो उनको लगता है चलो ठीक है, बला टली खत्म हुआ, हो गया जो भी। तो क्या एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं, वो उस तरीके से इंडिविजुअल जो है वो लेके चले जाते हैं, रिफ्लेक्ट करता है ऑन द एक्सपीरियंस विद इन देयर। तो ये था आपका। नेक्स्ट है कि कौन कौन से ग्रुप के फॉर्मेशन में बाधा डालते हैं, उसके रुकावट पैदा करते हैं। तो कम्युनिकेशन बैरियर, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड रोल एम्बिग्यूटी। तो आप ये जो है इसको डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करके आना पेपर में। तो हम अगर हिंड्रेंस की बात करें, पहला कम्युनिकेशन बैरियर। अगर भाई ग्रुप में कम्युनिकेशन बैरियर है, ठीक है, लैंग्वेज, मान लो लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, कोई किसी को समझ ही नहीं पा रहा होगा फिर तो, या फिर कम्युनिकेशन स्टाइल में डिफरेंट है, आप किसी तरीके से बातचीत करना पसंद करते हो, वो रिटर्न वे यूज कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ग्रुप में मतलब कोलैबोरेशन या कॉपरेशन नहीं होगा। इफेक्टिव लिसनिंग की कमी है, लोग सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, तो फिर अब ग्रुप कहाँ से अच्छे से फॉर्म हो पाएगा, वो एक बाधा है आपकी। कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन, डिसएग्रीमेंट, पावर स्ट्रगल। लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप में पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम पावर में आ जाएं, हम लीड कर दें ग्रुप को, हमें इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिल जाए, हम डिसएग्रीमेंट करें, कॉम्पिटिशन्स रख रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो फिर ग्रुप नहीं अच्छे से फॉर्म हो पाएगा, वो पर्पस नहीं पूरा होगा। लैक ऑफ ट्रस्ट, लोग एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, हेसिटेट करेंगे, हमने आइडिया शेयर कर दिया तो कहीं ये जाके किसी और को ना बता दें,
या इनकी वाहवाही ना हो जाए। तो ट्रस्ट नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, इसकी वजह से भी ग्रुप फॉर्मेशन में हिंड्रेंस आती है। रोल एम्बिग्यूटी मीन्स अनक्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को कुछ पता नहीं कि किसको करना क्या है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लेने को तैयार नहीं है, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो कह रहा है मेरे को अभी यही काम है, जिससे लोग कंफ्यूज हैं, वही काम 10 लोग करके बैठ जा रहे हैं, जिससे भी ग्रुप जो है वो सही से नहीं फॉर्म होगा। ये फॉर्मेशन में क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये था। नेक्स्ट था कि कैसे आप सॉल्व करोगे। तो क्लियर गोल्स और एक्सपेक्टेशंस इस्टेब्लिश करो, मीन्स सबका क्या रोल्स है, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सबको पता होना चाहिए ताकि लोग उसी तरीके से काम करें। ओपन कम्युनिकेशन प्रमोट करना है, मीन्स लोग एक्टिवली सुने एक दूसरे को, फीडबैक दे अच्छे से और इंगेज हो पाए कम्युनिकेशन में, ताकि लोग एक दूसरे को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो कोलैबोरेशन अच्छा होगा, कॉपरेशन अच्छा होगा और ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे के साथ इंगेज रहेंगे। ट्रस्ट आपको बिल्ड करना है, ऑफ कोर्स टीम में ही ट्रस्ट होना जरूरी है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाना जिससे लोग अपने को क्या कर पाए, ट्रस्ट कर पाए, ट्रांसपेरेंसी रहे, रिस्पेक्ट रहे, लोग एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करें। ठीक है, ये आप कर सकते हो, जिससे ग्रुप में क्या होगा, ट्रस्ट होगा। तो ये तरीके हो सकते हैं आपके, इसको डायग्राम में प्रेजेंट कर देना। ठीक है, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिवली, मींस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो कंस्ट्रक्टिवली। ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी लड़ाई है, उसको ओपनली एड्रेस करो, क्यों है, निगोशिएशन करो, कॉम्प्रोमाइज करो। बेसिकली क्या रास्ता हो सकता है जिससे आप लोग ना लड़ो, क्या है जिसमें सबका फायदा हो जाए, वो रास्ता चूज करना ताकि भाई ग्रुप में कोई दिक्कत ना आए। प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्स, जो भी इंश्योर करना कि ग्रुप मेंबर के पास जो भी सपोर्ट चाहिए, रिसोर्स चाहिए वो हो, ताकि उसकी वजह से अगर लड़ाई हो रही तो वो ना हो। ट्रेनिंग बाकायदा दी जाए ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन सारे जो रुकावट हैं उनको, या जो ग्रुप फॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको रोक सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। और बेसिकली डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप जरूर देना, जिस तरीके से भी आप बनाना चाहो वो प्रेजेंट करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 कि बिजनेस मैनेजमेंट में लीडरशिप स्टाइल्स आपको बताना है कौन कौन सी अडॉप्ट की जाती है। सो पहला ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। मीन्स जो टॉप लेवल वाले लोग हैं या जो लीडर है, सिर्फ वही सारे डिसीजंस लेगा, उसी के पास सारा कंट्रोल होगा टीम को डोमिनेट करने का। बाकी कोई भी डिसीजंस नहीं लेंगे, सिर्फ वो लेगा जो लीडर है। ठीक है, या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं वही लेंगे, बाकी हम किसी से लोअर लेवल से या सबॉर्डिनेट से डिसीजंस लेने की उनको क्या कहते हैं, फ्रीडम नहीं देते हैं। सारा कंट्रोल एक हाथ में है। दे मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसल्टिंग अदर। यहाँ पे जो लीडर होते हैं वो खुद ही डिसीजन ले लेते हैं, दूसरे से नहीं पूछते हैं। ठीक है, विच लीड टू एफिशिएंट एग्जीक्यूशन बट मेक स्टाइफ क्रिएटिविटी एंड मोटिवेशन अमंग द स्टिफल क्रिएटिविटी एंड मोटिवेशन अमंग द टीम मेंबर। ऑफ कोर्स अगर सारे डिसीजन आप इंडिपेंडेंटली ले तो ये तो है फायदा है कि जल्दी डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, एक ही को लेना है तो तुरंत डिसीजन ले लिया, इंप्लीमेंट कर दिया, 10 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, राय लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट ये होगा कि लोगों को मोटिवेशन नहीं होगा, जिस मतलब आप सबॉर्डिनेट को इन्वॉल्व नहीं करें तो उनको लगेगा हमारे कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिए जा रहे हैं, सारे डिसीजन थोपे जा रहे हैं, डिमोटिवेटेड रहेंगे। ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, आप अपने तरीके से सोच रहे हो। मे बी अगर आप मीटिंग कंडक्ट कराते तो 10 लोगों से आइडिया लेते तो हो सकता आप और बेटर डिसीजन ले पाते। तो ये सब चीज़ें हैं इस लीडरशिप में। डेमोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक मीन्स ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। दिस स्टाइल इन्वॉल्विंग टीम मेंबर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, मीन ऐसी लीडरशिप जो कि पार्टिसिपेटिव है, मतलब यहाँ पे आप सबको इन्वॉल्व करते हो, जैसे सबॉर्डिनेट है, सुपीरियर, सबको इन्वॉल्व करते हो कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या करे, अपनी राय दें। सिर्फ लीडर डिसीजन नहीं ले रहा, बाकी सारे टीम मेंबर्स को भी शामिल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट ले रहे हैं लीडर एम्प्लॉयज से, उनके ओपिनियन को कंसीडर कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन होगा, ऑफकोर्स उनको लगेगा कि हमारी भी सेंस ऑफ ओनरशिप है, मीन्स हमें भी शामिल किया जा रहा है, सो वी आर इम्पॉर्टेंट। तो ये है आपका स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल। नेक्स्ट आता है आपका लेजिस्फेयर लीडरशिप। इन दिस स्टाइल लीडर अडॉप्ट अ हैंड ऑफ अप्रोच एंड डेलीगेट अथॉरिटी टू टीम मेंबर टू मेक डिसीजंस एंड मैनेज टास्क इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे क्या होता है, लीडर जो है वो हैंड ऑफ अप्रोच मीन्स वो बिल्कुल हट जाता है पीछे, जो भी अथॉरिटी है वो सारी पावर दे देता है टीम मेंबर को कि आप खुद ही डिसीजंस लो, खुद ही टास्क को मैनेज करो, सब कुछ खुद करो। तो ये स्टाइल क्या करती है, एम्प्लॉयज को एक पावर दे देती है कि सारा चीज आपको करना है, आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी हो, आप फ्री हो बिल्कुल। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन लैक करेगा, ऑफकोर्स लीडर तो चला ही गया है तो डायरेक्शन नहीं होगा और कोऑर्डिनेशन बनाने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि लीडर होता
और कोऑर्डिनेशन बनाने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि लीडर होता तो वो बताता है कि चीज़ें ऐसे ऐसी होनी है, उसी तरीके से लोग जाते हैं। लेकिन अब नहीं है वो लीडर, तो ऑफकोर्स कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होगी, लोग आपस में लड़ भिड़ सकते हैं, क्योंकि सबको लगेगा कि सबके पास पावर है। नेक्स्ट आती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर टीम बाय सेटिंग अ कंपेलिंग विजन एंड प्रोवाइडिंग मेंटरशिप एंड सपोर्ट एंड इंकरेजिंग इनोवेशन एंड ग्रोथ। ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, एक चीज को दूसरी मतलब बदल देना बिल्कुल। तो ये ऐसी लीडर होती है जो टीम को विजन सेटअप करने में हेल्प करते हैं कि हमें कहाँ तक जाना है वो सोचो, ठीक है। फिर उनको गाइड प्रोवाइड करना, मेंटोर करना, सपोर्ट देना, उनको इनकरेज करना कि आप इनोवेशन करिए, कुछ नया सोचिए। तो ये वाले लीडरशिप ये होती है, ठीक है। आपको कुछ चेंजेस लाने हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिकली आपको बड़े लेवल का सोचना है। तो ये आप एग्जाम्पल से ले सकते हो कि आपको ट्रस्ट टीम में रिपोर्ट ट्रस्ट बिल्ड करना है एंड एम्पावर एम्प्लॉयज टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। एम्प्लॉयज को ये यहाँ पे लीडर जो है वो हेल्प करते हैं कि वो अपना फुल पोटेंशियल जो है उसको पूरा कर पाए, उस तरीके से उनको लीड करना। ट्रांजेक्शनल बेसिकली ट्रांजेक्शन के है, मीन्स लेना देना वाला लीडरशिप होती है। यहाँ पे लीडर एम्प्लॉयज को इस तरीके से मोटिवेट करता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो हम आपको अच्छी सैलरी देंगे, हम आपको रिवॉर्ड देंगे, ये नहीं कर रहे हो तो हम आपको पनिशमेंट देंगे। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शनल है, मीन्स यहाँ पे अगर आप अचीव करना चाहते हो लोगों से अपना कि वो बेस्ट दें, आपके अंडर अच्छे से काम करें, तो लीडर जो है वो सौदाबाजी करता है कि अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, ये टास्क पूरा करते हैं, तो हम आपको 10,000 रुपए का इंसेंटिव देंगे वगैरह वगैरह। तो उस तरीके से आप यहाँ पे लोगों को मोटिवेट कर। तो ट्रांसफॉर्मेशनल देखो ना कहीं आप देख पा रहे हो इंटरनल मोटिवेशन, लोगों को इतना ज़्यादा मोटिवेट करना, उनको इंकरेज करना, ठीक है, उनके अंदर इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना, उनको विजन के लिए तैयार करना कि वो खुद ही मोटिवेट होकर बेस्ट दे रहे हैं। ट्रांजेक्शनल मीन्स क्या है? यहाँ पे बेसिक है कि रिवॉर्ड्स इस्टेब्लिश कर रहे हो जो कि उनकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगी। परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मतलब रिवॉर्ड अच्छा होगा, इसलिए लोग जो है वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये है आपकी स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट आता है कि प्रोसेस क्या है इफेक्टिव लीडरशिप का। तो सबसे पहले आपको विजन्स और गोल सेट करने होंगे कि लीडर को बताना होगा कि गोल क्या है, विजन क्या है, क्या अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन में। जो भी गोल है वो अचीवेबल होने चाहिए, ठीक है, मतलब जो अचीव कर पाए लोग, अगर उनको प्रॉपर डायरेक्शन पर्पस है टीम का, वो अचीव कर पाए। बिल्डिंग रिलेशन, एक बार गोल सेटअप कर दिया, विजन बता दिया, आपको रिलेशन बिल्ड करना है। मीन्स लीडर का काम है कि वो अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करे अपने टीम के साथ, टीम मेंबर्स के बीच में, अपना भी टीम मेंबर के साथ। ओपन कम्युनिकेशन और ट्रस्ट हो, रिस्पेक्ट हो लोगों के बीच में, और पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट हो जहाँ पे एम्प्लॉयज वैल्यूड और सपोर्टेड फील करें। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट एंड डेलीगेशन। उसके बाद जब आपने उन लोगों को वैल्यू में सपोर्टेड अच्छा रिलेशन बिल्ड किया, फिर आप उनको काम देना शुरू करो, उनके रोल्स को असाइन करना शुरू करो, उनको टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ठीक है। इससे क्या होगा? उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उनको काम पता रहेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। लीडिंग बाय एग्जाम्पल, आप लीड करते रहो, बताते रहो उनको खुद भी कि किस तरीके से उन्हें काम करना है, क्या वैल्यूज़ है, क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या उनसे उम्मीदें की जा रही हैं उस काम को या उस रोल को निभाते हुए, ठीक है वो। नेक्स्ट इज कोचिंग डेवलपमेंट, आपको लगता है उनको ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करना है, उनको मेंटोर करना है, उनको कोचिंग देनी है, फीडबैक देना है, तो वो आप टाइम टू टाइम देते रहें ताकि वो उसी पाथ पे सही से चलते रहें। अडॉप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन, अगर आप एक इफेक्टिव लीडर को अडॉप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मान लो कोई चेंज आ गया है तो उस हिसाब से वो चेंजेस को इम्प्लीमेंट करवा पाए, ठीक है, क्रिएटिविटी ला पाए, इनोवेशन ला पाए, ये सारी चीज़ें। कम्युनिकेशन एंड फीडबैक, लीडर प्रायोरिटाइज क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लीडर को चाहिए कि वो क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखे, टीम मेंबर को बताता रहे कि उन्हें करना क्या है, क्या नहीं करना है, कैसे इंगेज करना है, उनसे फीडबैक लेता रहे कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या उनको कुछ सक्सेस दिख रही है, जिससे एम्प्लॉयज खुद सीख पाएँ और ग्रो कर पाएँ। उसके बाद है कि ऑफकोर्स उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है और उन्हें फेलियर से क्या सीखा वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीडर सेलिब्रेट अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन, रिकॉग्नाइजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीम है, जो टीम मेंबर का कंट्रीब्यूशन है भाई उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप हमारे टीम मेंबर ने अच्छा किया, इसलिए हम लोग अचीवमेंट कर पाए, इस तरीके से हम गोल अचीव कर पाए हैं। इससे क्या होगा? वो इंकरेज करेगा उनको, इवन अगर वो फेल हो रहे हैं तो भी आपको वहाँ पे एक कल्चर डेवलप करना है कि हमने कुछ सीखा है एटलीस्ट फ्रॉम दैट फेलियर। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो, या फिर इन सारे प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं कि इफेक्टिव लीडर को डेवलप करने के लिए। तो ये था आपका यूनिट के क्वेश्चन। नेक्स्ट हम फोर्थ यूनिट को देखेंगे और जो कि हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन है, सो हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका यूनिट 4 है। इसमें 4 में क्वेश्चन अगर आप देखें तो 2 हैं आपके। पहला है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपोनेंट ऑफ कल्चर। कल्चर के मेन कंपोनेंट और कैरेक्टरिस्टिक और कल्चर है क्या, ये बताना है आपको। देन है इंडिविजुअल और ग्रुप स्ट्रेसर क्या होते हैं,
और डिस्कस करना है कि स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, स्ट्रेस को कैसे आप हैंडल कर सकते हो, वो तरीके क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है वो। तो मूव करते हैं आंसर्स के साथ। तो ना अगर हम फोर्थ पे देखें, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है। सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रिफर्स टू शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव, नॉर्म्स एंड एटीट्यूड एंड बिहेवियर दैट कैरेक्टराइज अ पर्टिकुलर वर्क प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क प्लेस को जो भी नॉर्म्स हैं, जो बिलीव है, मीन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, मीन जो वहाँ के बिलीव्स हैं, जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो एटीट्यूड्स हैं, जो बिहेवियर है लोगों का, या उनकी जो वैल्यूज हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट या कल्चर को क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। ये कलेक्टिव आइडेंटिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, शेपिंग हाउ एम्प्लॉयज इंटरेक्ट विद अदर। मान लो ऐसा कल्चर है जहां हम कहेंगे कि यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, तो वर्क कल्चर अच्छा है इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, ठीक है, लोग बहुत ही कूल हैं, लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो उसको शेप कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, जो भी वहाँ की वैल्यूज, बिलीव, नॉर्म, एटीट्यूड, बिहेवियर लोगों का जो उसके कल्चर को बनाता है, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहाँ इंटरेक्ट करें दूसरे से, उनका काम के टूवर्ड अप्रोच कैसी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, किस तरीके से वो काम को लेते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और ऑब्जेक्टिव को वो देखते हैं, कैसे अचीव करते हैं, कैसा एम्प्लॉय का एंगेजमेंट है, ये सब चीज़ें। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज़ का एंगेजमेंट। आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरीके का, वो एम्प्लॉय के एंगेजमेंट को बताएगा कैसी है वहाँ की, उस पर असर डालेगा उनके सेटिस्फेक्शन पे, अल्टीमेटली उनकी परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे। तो अब आता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के। तो इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से कि शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स, नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन, लीडरशिप स्टाइल, कम्युनिकेशन पैटर्न, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, कमिटमेंट, अडॉप्टेबिलिटी, इनोवेशन। वन बाय वन देखते हैं। तो पहला है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का फीचर्स क्या है। तो शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसे बना है, वहाँ की वैल्यूज जो लोग आपस में शेयर करते हैं, जो बिलीव लोगों का है वहां पे, ठीक है, उससे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बना है, जो इंप्लॉयज के बिहेवियर, उसके डिसीजन मेकिंग को गाइड करते हैं। दीज वैल्यू डिफाइन व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशन एंड शेप इट्स आइडेंटिटी। मान लो वहाँ की वैल्यू है कि हमें जो है वो अपने कस्टमर को बेस्ट देना है, भले उसमें हमारा नुकसान भी हो जाए तब भी, ठीक है। जैसे और मान लो अमेजोन की आप देखो वैल्यूज ऐसी हैं जो कि है कि दे आर सेटिस्फाइड देयर कस्टमर इवन दो उनको नुकसान भी हो जाता है, जो कि मैंने देखा भी है, देन टू दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। तो वो एक उनकी वैल्यू है जो वो सर्व कर रहे हैं कस्टमर को, ठीक है, वो उनका कल्चर डिफाइन कर रहा है। तो ये होता है शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीफ, इस पे बना है आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन, कल्चर स्टैब्लिश नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन फॉर हाउ एम्प्लॉय शुड बिहेव एंड इंटरेक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर स्टैब्लिश करता है नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशन, कि क्या उनसे नॉर्म्स है, क्या उनसे उम्मीद की जा रही है, एम्प्लॉयज को कैसे बिहेव करना है, किस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, किसे इंटरेक्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को क्या करता है, स्टैब्लिश करता है। दीज नॉर्म में गवर्न कम्युनिकेशन स्टाइल, वर्क एथिक, कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ये जो नॉर्म्स हैं वो बताते हैं कि वहाँ की बातचीत का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है, वहाँ का वर्क एथिक क्या है, लोग कैसे कोलैबोरेट करेंगे, प्रॉब्लम कोई है उसको सॉल्विंग करने का अप्रोचेस क्या है, वो सब। लीडरशिप स्टाइल भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को कल्चर को डिफाइन करता है। और लीडरशिप कैसी है वहाँ की, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक, उसी तरीके का फिर भाई ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट होगा, वैसे ही कल्चर होगा वहाँ का, वैसे ही लोग वहाँ पे बिहेव करते होंगे, वैसे ही एटीट्यूड होगा लोगों का। तो ये भी शेप कर रहा है। कम्युनिकेशन पैटर्न, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो कम्युनिकेशन पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है वर्क प्लेस पे, कि मतलब कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, फीडबैक कैसे दिए जाते हैं, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, ये सब। ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन है, तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आप कह सकते हो ऐसा है जहाँ पे कम्युनिकेशन ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, तो वो बता रहा है कि वहाँ का वर्क कल्चर या वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इस तरीके का है। एम्प्लॉय की इंगेजमेंट और कमिटमेंट कैसी, एम्प्लॉय कितने इंगेज है, कैसे कमिटेड है, ठीक है। जैसे कि पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आप कह रहे हो पॉजिटिव है, इसका मतलब वहाँ के एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा इंगेज हैं, ठीक है, वो कमिटेड है, लॉयल है, मीन्स उनको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, ऐसे उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि वो इतना कमिटेड या इंगेज है वहाँ पे। नेक्स्ट इज अडॉप्टेबिलिटी इनोवेशन, की कल्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी कितनी है कि वो चेंजेस को अडॉप्ट कर पाए, इनोवेशन कर पाए, क्रिएटिविटी कर पाए, ये भी शेप करता है कल्चर आपका, ठीक है। वहाँ की आपकी वैल्यूज, वहाँ की बिलीव्स, नॉर्म्स कैसे हैं कि आप एडजस्ट कर रहे हैं या एम्प्लॉयज जो हैं वो रेडी हैं चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, उसके साथ वर्क करने के लिए, ठीक है, वो भी शेप कर रहा है। कल्चर डैट वैल्यूज क्रिएटिविटी, ऐसा कल्चर जो क्रिएटिविटी को वैल्यू करता है, ठीक है, इनोवेशन को वैल्यू करता है, रिस्क टेकिंग को रिस्पेक्ट करता है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट को प्रमोट करता है, तो फिर वहाँ का कल्चर ऑफकोर्स पॉजिटिव इसी तरीके से कर रहा है। तो ये क्या है, कल्चर
के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने देखा कि शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स, नॉर्म, एक्सपेक्टेशन, लीडरशिप स्टाइल, कम्युनिकेशन, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो symbols and artifacts. These are the tangible elements of culture such as organization logo, office layout, ड्रेस कोड एंड रिचुअल्स। ये क्या है, टेंजिबल एलिमेंट है, मीन्स इनको आप छू सकते हो कल्चर के, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का लोगो कैसा है, उसका ऑफिस का लेआउट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ड्रेस कोड कैसा है, रिचुअल कैसा है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू देती है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आते हो, आप देखते हो वहाँ का ड्रेस कोड ऐसा है, तो आपको लगता है अच्छा यहाँ का कल्चर ऐसा है, यहाँ पे वेस्टर्न पहनते हैं, इनका कल्चर ये है, ठीक है। यहाँ के रिचुअल्स ऐसे हैं, यहाँ पे लोग हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके का डाइवर्स कल्चर सपोर्ट किया जाता है। तो वो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का विजिबल व्यू दे रहे हैं, जो आप देख पा रहे हो, छू पा रहे हो। नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड जॉर्गन्स। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन खुद की भाषा होती है, खुद के जॉर्गन्स होते हैं जो रिफ्लेक्ट करता है उनका यूनिक कल्चर, ठीक है। दिस इंक्लूड्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स, मतलब कोई टर्मोलॉजीज हैं, जो वर्ड्स हैं जो वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली अपने यहाँ यूज़ करती है, तो वो भी आपको बताता है वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग किस तरीके की कॉमन लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो, ये सब कंपोनेंट बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को। हम वन बाय वन देख रहे हैं। कोर वैल्यूज मीन्स, कोर वैल्यूज क्या है, फंडामेंटल बिलीव्स और प्रिंसिपल जो उनके बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल को गाइड करते हैं। फिर वहाँ के लोगों का बिलीव क्या है, ठीक है, वो प्रिंसिपल्स क्या है जिसके बेसिस पे वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो बिहेव कर रहे हैं इंडिविजुअल में, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का कंपोनेंट है। ये वैल्यूज डिफाइन करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या उसके कल्चर की फाउंडेशन रखता है। यूनिफाइड पर्पस, यूनिफाइड पर्पस रिफर्स टू अ शेयर्ड सेंस ऑफ विजन, मिशन एंड गोल्स दैट यूनाइट एम्प्लॉयज टुवर्ड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। मीन्स एक सेंस जो कि सब लोगों को पता है कि हमारा जो है यूनिफाइड पर्पस, बेसिकली हमें अचीव क्या करना है सबको मिलके, क्या मिशन है, क्या विजन है, क्या गोल्स है जिसके लिए हम यूनाइट हुए हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को क्या करता है, शेप करता है, डायरेक्शन देता है, क्लैरिटी देता है, लोग एक साथ काम करते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगनेस है। और इसी तरीके का फिर आपको कल्चर देखने को मिलता है कि भाई ऐसा कल्चर है वहाँ का जहाँ के लोग जो है वो यूनाइटेड है, बिलोंगिंग है, उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, कमिटमेंट है। वाई? क्योंकि दे आर अंडरस्टैंडिंग द पर्पस, यूनिफाइड पर्पस। हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो बहुत सारे एस्पेक्ट को देखता है, जैसे कि वेलबींग इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, लोगों कैसे फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली कैसे हैं वहाँ के, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन का। वही ऑफकोर्स आप कल्चर को उस तरीके से देख पाते हो, आप देखते हो कोई कल्चर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, वहाँ के लोग जो है वो काम के साथ साथ फैमिली को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उस तरीके का फिर हम बोलेंगे वहाँ का कल्चर है। वो हेल्दी इन्वायरमेंट दिया प्रमोटिंग, ठीक है, वो सब चीज़ें, मतलब ये सब कंपोनेंट जो है वो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में देखने को मिलते हैं। ये प्रमोट करता है वर्क लाइफ बैलेंस, सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज वेलबींग, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, उससे भी बना है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कि लोग आपस में ओपन कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, फीडबैक है, डायलॉग्स अमंग एम्प्लॉयज हर लेवल पे, ताकि बेसिकली अगर बातचीत हो रही है तो आप गोल्स को डिस्कस कर पा रहे हैं, उसी के हिसाब से टीम वर्क करके अचीव कर पा रहे हैं। कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, मीन्स लगातार सीखते रहें, डेवलप करते रहें, स्किल्स को, कैपेबिलिटीज को, नॉलेज को गेन करते रहें। उसके लिए आप ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ प्रोग्राम दे सकते हो जिससे वो उसको सीखे, ठीक है। तो ये सब है, मीन्स एलिमेंट्स, कंपोनेंट की ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सिंबॉलिक आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं, लैंग्वेज ऑर्गन्स, अलग अलग तरीके के लैंग्वेज ऑर्गन्स, कोर वैल्यूज जिसके लिए वो फॉलो कर रहे हैं, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जो उनको बेसिक वैल्यूज जो फॉलो करनी है हर एम्प्लॉयज को, यूनिफाइड पर्पस, हेल्दी इन्वायरमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। लास्ट है आपका इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स क्या है, स्ट्रेसर्स क्या है और ग्रुप स्ट्रेसर्स क्या है। इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स आर द फैक्टर दैट अफेक्ट इंडिविजुअल स्ट्रेस लेवल, व्हाइल ग्रुप स्ट्रेसर्स आर फैक्टर दैट अफेक्ट द ग्रुप और टीम कलेक्टिवली। मीन्स इंडिविजुअल स्ट्रेसर मीन जो हम ऐसे फैक्टर जो इंडिविजुअल को स्ट्रेस दे रहे हैं, ठीक है, उसको स्ट्रेस में रख रहे हैं, वो इंडिविजुअल स्ट्रेसर, और जो ग्रुप को स्ट्रेस दे रहे हैं वो फैक्टर्स ग्रुप स्ट्रेसर्स हैं। तो इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स क्या है, बेसिकली वर्कलोड, एक एम्प्लॉय के ऊपर कितना वर्कलोड है, ऑफकोर्स उसकी वजह से उसको स्ट्रेस होगा। अगर बहुत ज्यादा वर्कलोड है, अनरियलिस्टिक डेडलाइन, मीन्स कोई काम है जो आपको लगता है 20 दिन में हो जाएगा, उसकी डेडलाइन आपको 7 दिन की दे रखी है, तो ऑफकोर्स आपको स्ट्रेस होगा। हाई जॉब डिमांड्स, ये सब क्या है, स्ट्रेस कॉस्ट करते हैं एक इंडिविजुअल को। रोल एम्बिग्यूटीज को, रोल ही नहीं क्लियर है, उसको एक्सपेक्टेशन ही नहीं पता उससे क्या उम्मीदें की जा रही हैं, उसको क्लैरिटी नहीं है अपने रोल्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की,
तो उसकी वजह से भी भाई एक एम्प्लॉय स्ट्रेस में रहेगा। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स उसकी लड़ाई हो रही है सुपरवाइजर से, क्लाइंट से, को वर्कर से, ऑफकोर्स वो स्ट्रेस में रहेगा। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, मैनेज नहीं कर पा रहा लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, वर्क लाइफ को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही घर में भी बाहर भी, तो उसकी वजह से भी क्या है, एक इंडिविजुअल को स्ट्रेस है। करियर का कंसर्न, ठीक है, जॉब की सिक्योरिटी को उसको परेशान करी, कहीं जॉब ना चली जाए, या मेरा करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, या मैं जो जॉब कर रहा हूँ उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, उस वजह से भी एक इंडिविजुअल को क्या हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। तो ये सब बेसिकली कौन कौन सी चीजें एक इंडिविजुअल को स्ट्रेस देती हैं वो है। ग्रुप में किस वजह की स्ट्रेस होता है, टीम डायनेमिक, लोग आपस में ग्रुप में कम्युनिकेट सही से नहीं कर पा रहे हैं, पुअर कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन नहीं है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ही नहीं है ग्रुप में, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इससे वजह से क्या होगा, मेंबर स्ट्रेस में रहेंगे। लीडरशिप इश्यू, कोई लीडर अच्छे से गाइड नहीं कर रहा है, सपोर्ट ही नहीं है टीम को, ऑफ कोर्स स्ट्रेस में रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, मेजर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस सच एज रीस्ट्रक्चरिंग, ले ऑफ और मर्जर कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रेस फॉर द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। बार बार ग्रुप्स को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कुछ दूसरे को फिर ला के मर्ज कर रहे हैं, फिर से एक नया ग्रुप बना रहे हैं, या लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इससे भी भाई टीम सही से वर्क नहीं कर पा रही है, और बार बार लोग आ रहे हैं, फिर हमें अपना डायनेमिक चेंज करना पड़ रहा है, तो फिर स्ट्रेस है लोगों में। टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, टास्क नहीं समझ पे आ रहा है, या हाई कॉम्प्लेक्स टास्क टीम को दिए जा रहे हैं जो वो ईजिली नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन चाहिए जो कि नहीं है, नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए भी ग्रुप में क्या होगा, स्ट्रेस होगा। परफॉर्मेंस प्रेशर है लोगों से, ग्रुप में एक हाई एक्सपेक्टेशन की जा रही है अच्छे परफॉर्मेंस की, जिसकी वजह से ऑफकोर्स ग्रुप स्ट्रेस में रहेगा कि अच्छे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये सब क्या है, ग्रुप में स्ट्रेस क्रिएट करने वाले फैक्टर्स हैं। अब कैसे इन फैक्टर्स को हम मैनेज कर सकते हैं, पहला टाइम मैनेजमेंट, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट, जो भी टास्क है उसको प्रायोरिटाइज करो, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को पहले करो, जो भी डेडलाइन है आपको सेट रियलिस्टिक करनी है, मतलब कि इतनी ज़्यादा डेडलाइन मत रखो कि आपको स्ट्रेस हो रहा है कि जो टास्क 20 दिन में होना है तो उसको 20 दिन की डेडलाइन में डालो, 21 दिन में डालो, ठीक है, कम मत डालो, या 19 डाल सकते हो, उससे कम नहीं, ठीक है। टास्क, बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे स्मॉलर टास्क में कर दो, जिससे क्या होगा, छोटे छोटे टास्क को जब आप अचीव करते जाओगे, मोटिवेट होते जाओगे, तो स्ट्रेस नहीं होगा उतना। कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन रखो, सुपरवाइजर की वजह से अगर आपकी लड़ाई हो रही है ग्रुप में, क्रो वर्कर्स में, तो ऑफकोर्स ओपन कम्युनिकेशन रखो, बातचीत करो, क्लैरिफिकेशन दो, ताकि आप अच्छे से काम को कर पाओ। सेल्फ केयर, खुद की केयर करो, ब्रेक्स लेते रहो, फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज करो, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो, सही से नींद लो, न्यूट्रिशनल फूड खाओ, जिससे क्या हो, स्ट्रेस में ना रहो, मैनेज कर पाओ। तो ये सारे स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके हैं, तो आप देख के आ सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोर्स ऑफ स्ट्रेस, क्यों स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, उसको समझो, कैसे सॉल्व कर सकते हो वो आइडेंटिफाई करो, लोगों से सपोर्ट ले सकते हो, फैमिली से, मेंबर से, काउंसलिंग से, साइकोलॉजिस्ट से सपोर्ट ले सकते हो, ताकि वो अपने आप को स्ट्रेस से ओवरकम कर पाओ। बाउंड्री सेट कर दो, क्लियर बाउंड्रीज की भाई वर्क लाइफ पर्सनल लाइफ इतनी है, मतलब वर्क लाइफ के टाइम पर्सनल लाइफ नहीं, पर्सनल लाइफ के टाइम वर्क लाइफ नहीं, तो उससे क्या होगा, आप जहाँ हो वहीं पे फोकस कर पाओगे, और उस वजह से स्ट्रेस नहीं होगा कि ये लाइफ मैनेज नहीं हो पा रही है या वो लाइफ मैनेज नहीं हो पा रही है। प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हो, अगर आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है आपके अंदर, आप नहीं कोप अप कर पा रहे हो, इवन हेल्प लेने के बाद भी, मेडिटेशन करने के बाद भी, तो कोई प्रोफेशनल जो उस फील्ड में है उसकी हेल्प लो, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हो, जो आपको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और स्ट्रैटेजीज बताएंगे, जिससे आप अपने आप को स्ट्रेस से बाहर ला पाओगे। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो हमने सॉल्व किया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। प्लीज इस पूरी वीडियो को लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे और प्लेलिस्ट को चेकआउट करेंगे, जिससे आप पहले वाले पार्ट्स को देख पाएं। तो लाइक दिस वीडियो, subscribe this channel and share this video with all your friends. Thank you.